Okay, a very good afternoon to all. Welcome to ES Digital. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है. दिस इज अ 5th लेक्चर. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने एज ए पीपीटी प्रेजेंटेशन हमने देखा हुआ है कि हमारे पास जो पेल्टन व्हील होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है. तो सबसे पहले मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल क्लियरली? जल्दी से रिप्लाई कीजिए. एम आई ऑडिबल? ओके नीरज जी, ओके. ओके, सो हमने जैसे कल बात की थी, लास्ट लेक्चर में बात की थी एज ए जो हमने पीपीटी सेशन लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास पेल्टन व्हील हुआ करती हैं वो कहीं ना कहीं एक सेम यू के साथ काम कर रही होती है. कहीं ना कहीं हमारे पास U1 एंड U2 की वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है. तो इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पेल्टन व्हील को अच्छे समझते हुए ही आगे चलना है, ठीक है. तो सबसे पहले सभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है. हाँ बिल्कुल निवेश जी, हम उस चीज की बात करेंगे, ठीक है. पहले सभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है. और ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं जो फ्लूइड मशीनरी है उसे अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है. तो रेगुलर बेसिस पर आपको अगर जो फ्लूइड मशीनरी क्लासेस चल रही हैं उनको अटेन करना, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर देखते हुए चलना है. अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार ठीक है ये तो यूट्यूब पर है, हम तो आराम से देख लेंगे जब भी हमारे पास टाइम होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना. लाइव सेशन में आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप वहां पर उस चीज को क्लियर करते हुए चल सकते हैं, ठीक है. तो ये आदत मत डालो यहाँ पर कि यूट्यूब पर है तो हम कहीं ना कहीं इसको बाद में देख सकते हैं. प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है. लाइव सेशन को लाइव की तरह ही देखो, जितने भी डाउट आ रहे हैं वो सारे के सारे पूछो यहाँ पर, ठीक है. तो इस तरह से इस चीज को अच्छे से अचीव करते हुए चलना है, तभी फ्लूइड मशीनरी हमारा जो टारगेट है, फुल फ्लेज जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं फ्लूइड मशीनरी का, वो कंप्लीट होगा, ठीक है. बिल्कुल भी ऐसी आदत मत डालिएगा कि इसे बाद में देखा जाएगा, मतलब एक हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे, नहीं, ठीक है. जिस टाइम पर हमने ये क्लास रखी है उसी टाइम पर इस चीज को देखिए, ठीक है. और जितने भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछिए, ठीक है. और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लूइड मशीनरी में, जैसे हमने बात की थी लास्ट सेशन में, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ये एक मशीनरी के लिए, रनर के लिए बोल रहा हूं कि ये मेरे पास एक रनर है. अब रनर के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, याद होगा आपको, कि जो रनर होते हैं उनमें हमारे पास जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, या फिर जैसे बात की थी हमने बकेट, ठीक है, या फिर वेन्स. तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा उसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट को देखा, इस इम्पैक्ट ऑफ जेट में हमने सबसे पहले बात की थी एक फ्लैट प्लेट सरफेस की, ठीक है. तो यहां पर अगर हमने एक v वेलोसिटी की बात की और यहां पर हमने इसे स्टेशनरी माना था, ठीक है. तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो रनर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो आप किस तरह से अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है. उसे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, सबसे पहली चीज, ठीक है. तो अगर हम स्टार्ट करें इसे, तो v1 जो वेलोसिटी से हम यहाँ पर वाटर को इनपुट करते हैं, तो यहाँ पर ये फ्लैट प्लेट स्टेशनरी होती है, मतलब जो हमारे पास वेन है ना वो स्टेशनरी है. इसे आप रनर नहीं बोलोगे, पहली चीज ये क्लियर करो कि रनर होते क्या है, ठीक है. उसके बाद अगर मेरे पास ये कर्व्ड प्लेट है, ठीक है, और मैं मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी लगा रहा हूँ इस तरह से,
ये मेरे पास V आ रही है। तो इस कर्व्ड प्लेट पर भी आप, अगर ये स्टेशनरी है तो इसे भी आप रनर नहीं बोलोगे, ये भी आपके रनर नहीं है। ये कैसा है, ये आपके पास अगर ये स्टेशनरी ना हो, अब दो कंडीशन, स्टेशनरी नहीं है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसा, स्ट्रेट लाइन में, कैसा, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर ये जो रनर है ये भी कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो देखिए रनर क्या होते हैं, रनर वो पर्टिकुलर हमारे पास जो सिस्टम होता है, रनर जिसे हम रनर बोल देते हैं, वो बेसिकली हमारे पास कहीं ना कहीं ओमेगा को प्रोड्यूस कर रहा है। इस चीज को ध्यान दो, कहीं ना कहीं ओमेगा को प्रोड्यूस कर रहा है। रनर बेसिकली हमारे पास सॉफ्ट पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम सॉफ्ट पावर प्रोड्यूस करें या उसकी हेल्प से हम प्रेशर एनर्जी में या स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करें, अभी क्योंकि मैं टरबाइन चैप्टर की बात कर रहा हूं तो मैं टरबाइन के सेंस में आपको बताऊंगा। जब हम बात करेंगे पंप की तो मैं पंप के सेंस में बताऊंगा। अभी आपको टरबाइन के सेंस में इसके डेफिनेशन समझते हुए चलना है कि रनर एक ऐसी डिवाइस है, रनर एक ऐसी डिवाइस है जहां पर आप कहीं ना कहीं प्रेशर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से जो ओमेगा है, जो शाफ्ट का रोटेशन है, वो क्रिएट कर रहे हो। जो शाफ्ट का रोटेशन है, जनरली से ऐसे आप लेके चलो कि जो शाफ्ट का रोटेशन है आप वो क्रिएट कर रहे हो, मतलब ओमेगा को लेके आने की कोशिश कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि एक आपके पास फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट है, ये फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट को आप मान लीजिए यू वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये जो चीज ऐसे जा रही है ये कोई रनर का काम नहीं कर रही है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट को नहीं घुमा रही है, ये तो बॉडी ऐसे जाने लग गई। अगर एक कर्व्ड प्लेट है, कर्व्ड प्लेट को अगर आप सोचिएगा कि वाटर की हेल्प से हमने इंपल्स लगाया इस पर और ये बॉडी ऐसे जाने लग गई, ठीक है। तो अब बताइए क्या इसने रनर का काम किया, नहीं ना, ये बॉडी तो ऐसे जा रही है। तो रनर का जो काम होता है वो हमेशा इस तरह से होगा कि आपने एक सेंटर पॉइंट लिया और इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इन वेन्स को लगाया, जैसे हमने लास्ट में बात भी की थी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में बात भी की थी। तो अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर नोजल की हेल्प से वाटर को इंपिंज किया जा रहा है तो इसकी वजह से ये जो प्लेट है वो आगे जाना चाहेगी, बट क्योंकि वो प्लेट आपने इस सेंटर से कहीं ना कहीं अटैच कर रखी है, इस वजह से इसमें क्या होगा, एक मोमेंटम कैसा आएगा, एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। अब लीनियर मोमेंटम तो है ही, साथ में एक एंगुलर मोमेंटम भी काम करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो आपके पास रोटेशन आना शुरू हो गया, तो ये देखिएगा ये रोटेशन आ रहा है ना, बॉडी जाना तो चाह रही है आगे, किसकी वजह से, इंपैक्ट की वजह से। तो इस चीज को हम बोलते हैं रनर, ठीक है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं रनर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके माइंड में एक सेंटर बॉडी होनी चाहिए, सेंटर बॉडी से हमारी वेन्स लगी होनी चाहिए, क्लियर, उसी को हम रनर बोलते हैं, ठीक है। रनर हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक यू वेलोसिटी से आगे की तरफ एक वेन जा रही है उसे हम रनर बोल देंगे ना, ठीक है, उसे हम रनर नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा, क्लियर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने रनर की जो स्टेशनरी एंड जो हमारे पास एक्सियल मोशन हो रहा है उस एक्सियल मोशन के रेस्पेक्ट में रनर की डेफिनेशन को समझा, ठीक है। इस एक्सियल मोशन के रेस्पेक्ट में हमने रनर के डेफिनेशन को समझ लिया। अब हम चलते हैं कि जो मैंने बताया आपको कि एक कर्व्ड वेन है, ठीक है। मान लीजिए आपने ये इस तरह से कर्व्ड वेन यहां पर ली ऐसे, अब इस चीज को समझिएगा कि ये आपने एक कर्व्ड वेन ली है यहां पर इस तरह से। अब इस कर्व्ड वेन में आपने वेलोसिटी को एंटर किया यहां से, ये मान लीजिए आपने v1 से एंटर किया। तो अगर एक सिंपल सी बात है, इसे आप रनर कब बोलोगे, पहले अपने माइंड में ये चीजें क्लियर करो। पहले इसे आप रनर कब बोलोगे, जब आप इस कर्व्ड वेन को क्या इधर v1 वेलोसिटी से मान लीजिए आपने इंपिंजमेंट किया, यहाँ पर नोजल लगी हुई थी, v1 से आपने इंपिंजमेंट किया, यहाँ पर मान लीजिए vr2 निकल रहा है और उसके हिसाब से एक वेलोसिटी ट्रायंगल बन के आ रहा है v2 और vf2, यहाँ पर vw2 और यहाँ पर ये u2, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक वेलोसिटी ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में इसमें कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और साथ ही कुछ ना कुछ y डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलो y डायरेक्शन की तो अभी बात नहीं करते, अभी fx डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन में जो इस पर वेलोसिटी आ रही है, तो कर्व्ड वेन जो है वो x डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रही है, तो आप ये बताइए क्या इसे आप रनर बोलोगे, अब क्या इसे आप रनर बोलोगे, ठीक है, क्या इसे आप रनर बोल सकते हो, जल्दी से बताइए अब क्या आप इसे रनर बोल सकते हो। अगर यहाँ पर ये वेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में मूव करती चली जाए और आगे की तरफ चली जाए, यहाँ पर हमने नोजल सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर लगाई हुई है, तो
तो ऑब्वियस है कि जब यहाँ पर ये जो रनर है, जो ये आपके पास जो आपके पास ये ब्लेड है या वेन है, वो अगर सीधी चली जाएगी तो ये रनर का काम नहीं कर रही है, ये कोई शाफ्ट पर ओमेगा प्रोड्यूस नहीं कर रही है। सबसे पहले ये चीज क्लियर करो, ये किसी शाफ्ट पर ओमेगा प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो हमें इसे ओमेगा प्रोड्यूस कराना है तो हमें क्या करना होगा, जरा समझो कि अगर मैंने यहाँ पर इनलेट वेलोसिटी, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब मैंने इस पर यहाँ पर इनलेट वेलोसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे एज ए रनर बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी टेंजेंशियल, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। कैसे होता है टेंजेंशियल फ्लो, पहले रनर फ्लो को समझ लो, ठीक है, रनर में जो इनवर्ड फ्लो होता है उसे समझ लो, उसके बाद हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन पर चलते हैं, जो कि हमारी पेल्टन टरबाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक हमारे पास ये अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है, ऐसा, ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये वेन लगाता हूं, मैं इस तरह से वेन लगा रहा हूं, ये वेन मैं इस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अगर मैं ये वेन प्रोवाइड कर रहा हूं और यहां पर मैं एक नोजल ये लगा दी, ऐसे ही मान लीजिए एक नोजल मैंने यहां लगा दी, एग्जाम्पल के तौर पर एक नोजल यहां लगा दी, ठीक है, तो यहां पर जब मैं एक नोजल ऐसे लगा रहा हूं यहां पर, जिससे कि v1 वेलोसिटी से वाटर अंदर आ रहा है, तो ये जो वाटर आ रहा है ये कहीं ना कहीं इस तरह से होते हुए निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक सेंटर के अबाउट ये जो रनर ब्लेड था, यहां पर इसे रनर ब्लेड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब इस पर v1 वेलोसिटी लगी तो ये इस v1 की वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ नहीं चला गया, समझो इस चीज को, ये इस रनर ब्लेड जो, ये मेरे पास ब्लेड जो है या वेन जो है, वो वेन जो है वो इस वाले नोजल की हेल्प से यहां पर आगे की तरफ नहीं चला गया, एफएक्स इस पर जो नेट लग रहा है वो आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा है इसे, वो क्या लेके जा रहा है, यही जो एफएक्स है वो कहीं ना कहीं इस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर ओमेगा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अटैच है इस सरफेस से, सेंटर से रिलेट करते हुए ये अटैच है, तो अगर ये चीज मूव कर रही है तो ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ नहीं जा रही है, ये क्या कर रही है, एक रोटेशन कर रही है, एक ओमेगा क्रिएट कर रही है। तो यही जो v1 वेलोसिटी से आप इंपिंजमेंट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं उसमें ओमेगा क्रिएट कर रहा है। अब जरा इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर v1 की वजह से जो हमने इंपिंजमेंट किया, वहां पर प्रेशर एनर्जी का काम होता है, काइनेटिक एनर्जी का काम होता है, या दोनों का काम होता है, ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं समझना कि यहाँ पर इंपैक्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट की वजह से रोटेशन में आ गया, नहीं, यहाँ पर इंपैक्ट जो सेंस आ रहा है ना, है तो ये भी इंपल्स, आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसे आप रिएक्शन टरबाइन समझते हैं, उसमें इंपल्स का भी अपना एक रोल होता है, ऐसा नहीं है कि इंपल्स के बिना काम चल रहा है, इंपल्स तो वहां पर भी होता है, बट जो प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम वहां पर देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने बात की कि v1 जो वेलोसिटी से इनलेट हुआ, तो यहां पर ये आपके पास एक इस तरह से ओमेगा रोटेशन के साथ ये रोटेट करने लगा, इसका मतलब इसे हम रनर बोल सकते हैं, इस ब्लेड को हम क्या बोलते हैं, रनर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, मतलब ये रनर का ब्लेड हुआ, ठीक है। जबकि हमारे पास अगर ये सिर्फ अकेला एक वेन होता और अकेले वेन पर अगर फोर्स लगाते तो ये चीज एक्सियल जाने की कोशिश कर रहा होता, या फिर Fy के अकॉर्डिंग ये इस साइड ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होता, एक स्ट्रेट लाइन में, ना कि एक ओमेगा के साथ रोटेशन करते हुए, ठीक है। तो रनर का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा, रनर का कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल निवेश जी, रनर का कॉन्सेप्ट है पावर जनरेशन, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में मैंने आपको उस दिन याद होगा फर्स्ट क्लास में बताया था, मैकेनिकल एनर्जी हमारी बेसिकली कौन सी वाली है, रोटेशनल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमारी किसकी बात हो रही है, रोटेशनल एनर्जी की, ठीक है। तो हमने ये चीज भी देखी थी वहां पर, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, ठीक। तो हमें जो हमारा मेन मकसद होता है वो हमारे लिए ओमेगा को प्रोड्यूस करना होता है इन द केस ऑफ टरबाइन, क्लियर। तो अब जरा इस पर फिर से चलते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो v1 है ये किस तरह से हम इंपिंज करके और इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेडियल फ्लो, ये होता है रेडियल फ्लो, रेडियल डायरेक्शन में, जबकि इसे बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो, जो कि इसके टेंजेंट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ध्यान से समझो इसे हम बोलते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन, इसे हम बोलते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन, ये हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है जनरली, ठीक है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होती है जनरली, इनके बारे में भी हम फर्दर आगे बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं रेडियल फ्लो के बारे में भी बात करनी है। रेडियल फ्लो है मतलब ऐसे जो रेडियल फ्लो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास टेंजेंशियल फ्लो है, वो टेंजेंशियल फ्लो का मतलब होगा वाटर ऐसे इस पर टकराया, फिर यहाँ पर टेल रेस में जाके चला गया। टेल रेस की हमने बात की थी, याद होगा आपको, टेल रेस की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में,
टेल रेस की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि जहां पर वाटर हमारा फाइनली फिर पूरी एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद जहां पर फाइनली वाटर हमारा जाता है, जैसे कि रिवर का सरफेस, ठीक है, तो वहां पर हमारा टेल रेस होता है, ठीक है। हेड रेस एंड टेल रेस मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपके पास टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इसका मैकेनिज्म अभी देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम जरा इसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, उससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, बस इसके मैं आउटकम की तरफ चल रहा हूं। क्या अगर आपको लास्ट वीडियो में वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। बाकी अभी जो हम बात करने वाले हैं वो इसके आउटकम की बात करने वाले हैं। तो हमने जो बात की थी, ध्यान से समझो, यहां पर जो हमने ट्राइंगल बनाया था, इनलेट ट्राइंगल, उसको देख लो फिर से, V1, ठीक है, यहां पर ये V1 था। ये हमारे पास जो इसका रेडियल आ रहा है, उसे हम VR1 बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था R1 क्या होता है, जो कि हमेशा ऐसा लगे कि ये उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वाटर जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, ऐसे एकदम टेंजेंशियली उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा हम सोच के चलते हैं। इस वाली कर्व वेन पर टेंजेंशियली आए, ये होता है VR1। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो इसे हम VF1 बोलते हैं। ये जो हमारे पास है वो है U1, है ना, और ये जो हमारे पास है टोटल यहाँ से यहाँ तक, उसे हम बोलते हैं VW1। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं VW1। ये एंगल होता है अल्फा, ये एंगल होता है थीटा, ठीक है। यहाँ से ये जो बिल्कुल टेंजेंट जा रहा है, इसके जो टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, टेंजेंट जा रहा है ऐसे, इसे हम बोलेंगे VR2। यहाँ से जो इसका एब्सोल्यूट जाएगा उसे हम V2। यहाँ से जो ये फ्लो डायरेक्शन जाएगा उसका VF2। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आएगी, V2 ऐसे है ना, तो ये हो गया VW2। और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आएगी ये है U2। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, इस चीज को जरा फिजिकली सोचने की कोशिश करो। आपने यह टेंजेंशियल बना लिया, ठीक है, टेंजेंशियल नोट डाउन कर लिया, रेडियल फ्लो नोट डाउन कर लिया। ये दोनों चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ बताया, अभी मैंने डेप्थ में नहीं बताया, डेप्थ में हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जरा समझिएगा इस चीज को और अच्छे से, ठीक है। यहां पर समझिएगा कि ये जो आपके पास ये जो छोटा सा मैंने पार्ट लिया है, ये बेसिकली मैंने किसका पार्ट लिया है, जो मैंने अभी यहाँ पर एक फिगर को रफ किया, बेसिकली हमने जो बात की है रेडियल फ्लो टरबाइन की, उसमें मैंने एक ये वाला जो पार्ट लिया था, मैंने इसकी कहानी की बात की है, ठीक है, मैंने इसकी कहानी की बात की यहाँ पर। तो यहाँ से अब जरा सोचिएगा कि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो ये मेरे लिए ये वाला पार्ट हो रहा है या नहीं, मतलब ये मेरे लिए एक जो रेडियस है वो R2 देगा और ये मेरे लिए एक रेडियस देगा R1। मतलब जो इसके आउटर सरफेस है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेंटर होगा, उस सेंटर के अबाउट मुझे ये कहीं ना कहीं यहाँ पर R1 दिखा रहा है, और यहाँ से ये जो आपके पास रेडियस है वो R2 दिखा रहा है, ये R2 दिखा रहा है। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर इस R1 एंड R2 की हेल्प से हमने बात की हुई है कि जो हमारे पास टॉर्क निकल के आता है, वो क्या आता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड माइनस इन जो हमारे पास रेडियल, जो देखिए हमारे पास जो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इन पर सेकेंड इन, जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन जिसे हमने इस पॉइंट के हिसाब से माना, मतलब अगर मैं बात करूं तो इसे क्या बोलूंगा मैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन फॉर द बॉडी, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम पर सेकेंड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये मेरा देगा, मुझे क्या देगा, ये टॉर्क। जैसे कि एंगुलर डायरेक्शन होती है तो एंगुलर डायरेक्शन में हमने टॉर्क की बात की थी, ये चीज मैंने आपको पहले अच्छे से और बता दी थी, ठीक है। बस उसका रिकैप्चुलेशन करना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हम इन रिकैप्चुलेशन में ही एक्स्ट्रा चीजें भी सीख रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई m डॉट, यहाँ पर VW1 क्या है मेरा, टेंजेंशियल वाला। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये जो डायग्राम बनाया है वो यहाँ पर वाटर पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल यहाँ पर है, बस इनकी डायरेक्शन के बेसिस पर हमने वैल्यू की बात की है कि V1 जो है वो इस डायरेक्शन में, VR1 इस डायरेक्शन में, VF1 इस डायरेक्शन में, वैल्यू मैग्नीट्यूड में ये रख रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आपके पास कॉम्पोनेंट है
टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट पर जो कंपोनेंट है वो क्या है मेरा VW1, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो VW1 है। इसका मतलब इस पॉइंट को टेंजेंशियली कौन लेके जाने की कोशिश कर रहा होगा, इसका मतलब इस पॉइंट को टेंजेंशियली कौन लेके जाने की कोशिश कर रहा होगा, VW1। तो m डॉट इनटू VW1 मतलब जो हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा कि लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट ऑफ द मोमेंटम। आपको मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि लीनियर मोमेंटम अगर हमारे पास mv है, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, mv इंटू आर। ठीक है, हम r से प्रोडक्ट करते हैं जो कि r होता है उसका रेडियस। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि VW1 इंटू एम डॉट, ये है मेरा लीनियर मोमेंटम एट दिस पॉइंट, ये है मेरा लीनियर मोमेंटम एट दिस पॉइंट। तो ये जो वाटर पार्टिकल हैं वो इसको इधर की ओर लेके जाना चाहेंगे टेंजेंशियली, तो m डॉट इंटू VW1 इंटू क्या हो जाएगा, R1। ये हो गया मेरा एंगुलर, जिसमें से ये वाला पार्ट क्या था मेरा, लीनियर का, ये वाला पार्ट क्या है मेरा, लीनियर मोमेंटम का। क्लियर, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब ये जो माइनस है फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन क्या है, VW2 इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, VW2 कहीं ना कहीं हमें इंपल्स में जो फैक्ट है डायरेक्शन अपोजिट करके वो माइनस माइनस प्लस करने वाला है, तो ये फायदा देने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर VW2 क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू VW2 क्या हो गया मेरा, टेंजेंशियल लीनियर मोमेंटम। कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा, चेक करो। यहां पर जो आपके पास VW2 है, जो VW2 है वो यहां पर ये वाली चीज आ रही है ना, VW2, ये हो गया V2, ये हो गया VR2, ठीक है, जो हमने यहां पर देखा है ये हो गया VF2। तो यहां पर जो VW2 है, VW2 ही दिखा रहा हूं सिर्फ मैं, यहां पर ध्यान से समझना, VW2 ही दिखा रहा हूं सिर्फ मैं यहां पर, तो वो टेंजेंशियली लगेगा ना ऐसे, कितना लगेगा, VW2। तो ये VW2 क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m डॉट VW2, ये तो हो गया लीनियर मोमेंटम, इनटू इस m डॉट की वजह से क्या हो रहा है, R2 के साथ एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना, जो कि है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2। क्लियर, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, m डॉट इंटू VW1 R1 माइनस माइनस प्लस m डॉट इंटू VW2 R2। क्लियर, तो यहां से आपके पास m डॉट VW1 R1। अब आपको एक चीज और पता है, अगर मैं यहाँ की इनलेट वेलोसिटी की बात करूं, जो कि हमारे पास ये वेन की जो वेलोसिटी है, कहां, इस पॉइंट की, आपको याद होगा अगर ये वेन जो है वो सीधी जा रही है, तो ये u वेलोसिटी है, इस पॉइंट की u1 वेलोसिटी है, इस पॉइंट की u2 वेलोसिटी है, ये सीधी जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, u1 बराबर है u बराबर है u2, u2 बराबर है u बराबर है u1। ठीक है, बट अगर ये रेडियली जा रही है, ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है, यहाँ की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो इस टेंजेंशियल वेलोसिटी से अलग होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये रेडियल है तो, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये रेडियल है तो मतलब एक सेंटर के अबाउट ये अगर ऐसे घूम रही है, जैसे कि इसमें घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें अलग होंगी। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये भी याद होगा कि अगर हम एक सर्कल की बात करें, तो उस पर जो वेलोसिटी होती है, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी u इक्वल टू r ओमेगा होती है, आपको याद होगा r ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ u इक्वल टू r ओमेगा से, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल, उसकी बात क्या है, u1, उसमें क्या है, u1 इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, कैसी वाली, जो यहाँ पर ये ब्लेड अपना मूव कर रही है, वाटर नहीं, ब्लेड कितना मूव कर रहा है, ब्लेड कितना मूव कर रहा है, हमने उसकी बात की अब यू के सेंस में। ठीक है, वाटर कितना उस पर फ्लो, लीनियर मोमेंटम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो है VW1 की हेल्प से। वाटर कितना वहां पर लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, वो है VW1। जबकि जो उस पॉइंट का, जो उस बॉडी का, यहाँ का सॉलिड बॉडी का जो आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है मेरी, u1 इस पॉइंट पर, ऐसे ही यहाँ पर कितनी है, u2 इस पॉइंट पर, किधर की ओर, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करो सॉलिड पार्टिकल की, तो सॉलिड पार्टिकल तो आगे की तरफ जा रहा है, ध्यान दो इस पर, सॉलिड पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है। जब ओमेगा ऐसे जाएगी तो सॉलिड वेन ही तो है, वेन क्या है, ये सॉलिड है ना, ये वेन सॉलिड है ना, इसका मतलब ये तो जाएगी u2 से आगे की तरफ। जबकि VW2 क्या था, VW2 था आपका वाटर का पार्ट, वाटर, VW2 था वाटर, तो इसका मतलब ये जो वाटर है ये बैक साइड आ रहा था, वाटर बैक साइड आ रहा था, तो वाटर बैक साइड आते हुए मोमेंटम को क्रिएट कर रहा था। समझो इस चीज को, ठीक है, ठीक है, क्लियर।
ये यहाँ पर वाटर जो है ये बैक साइड आ रहा है, इसका मतलब वाटर की डायरेक्शन हम निगेटिव लेंगे, बट U2 की डायरेक्शन तो सामने रहेगी ना। U2 क्या है? सॉलिड बॉडी की मोशन, सॉलिड बॉडी का टेंजेंशियल मोशन। तो ये हमारे पास U2 जो आया, तो अब जरा सोचिएगा यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, m डॉट इंटू VW1। देखिए यहाँ पर साथ में ये हमारे पास क्या है, T आया, ये हमारे लिए T आया, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर। तो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर सेकेंड। पावर होती है वर्क डन पर सेकेंड, मतलब वर्क डन पर सेकेंड होता है टी इंटू ओमेगा। वर्क डन पर सेकेंड होता है टी इंटू ओमेगा। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास टी था, जैसे कि हम एफ की बात करते हैं, तो एफ एक्स इंटू यू हमारे पास पावर होती है, एफ एक्स इंटू यू हमारे पास पावर होती है। इसको डेरिवेशन हमने देख रखा है, ये हमारे पास पावर होती है। पावर का मतलब वर्क डन, वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं टी इंटू ओमेगा की बात करूं तो ये भी सेम है, पावर किसमें, वर्क डन पर सेकेंड की बात करें तो यहां से टी इंटू ओमेगा जरा रखिएगा, एम डॉट VW1 R1 इंटू ओमेगा प्लस एम डॉट बाहर ले लो VW2 R2 इंटू ओमेगा। तो अब इस चीज को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। MVR ये चीज तो पता है आपको, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम डॉट इंटू VW1 R1 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस VW2 R2 ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, U2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रनर पावर आ गई, इसे हम बोलते हैं रनर पावर। फुल लिख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं रनर पावर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये किसके लिए है, ये है टरबाइन के लिए, ये है टरबाइन के लिए रनर फॉर्मूला, ठीक है। VW1 U1 प्लस साइन है यहाँ पर, ये होता है टरबाइन के लिए। क्यों? क्योंकि टरबाइन में आपका जो वाटर होता है वो बाहर से अंदर जाता है, इनवर्ड फ्लो होता है, आउटवर्ड नहीं होता। आउटवर्ड इनवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे आपको लेके चलूंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले होंगे इसके डेरिवेशन में। इसके डेरिवेशन में कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी देखने को मिले होंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई भी डाउट है तो पूछिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। ठीक है, यहां तक हमने रनर पावर की बात कर ली, ठीक। हमारे पास आउटकम आ चुका है m डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2, ठीक है। हमारे पास रनर पावर आ चुकी है m डॉट VW1 U1, रनर पावर है m डॉट VW1 U1 प्लस VW2 U2, क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। रनर पावर की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उससे रिलेटेड आपको अब देखना है कि VW1 U1 एंड VW2 U2 की आप वैल्यू क्या ले सकते हो। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज प्रूफ कर दी थी, ठीक है। तो मैं उसके आउटकम पर चलता हूं, क्या कि हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास VF1 है, ये हमारे पास VW1 है। तो यहाँ पर VW1 U1 की जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, उसमें अगर मैं देखता हूं कि इस ट्राइंगल में, तो यहाँ पर अगर मैं VW1 को देखता हूं तो ये VW1 क्या है, VW1 है U1 प्लस दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसे x लिख लेता हूं तो VW1 क्या हो गया मेरे पास, U1 प्लस x। तो यहाँ पर U1 प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं, VR1 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर, ठीक है, VF1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया हमारे पास VW1। अब VW1 माइनस U1 इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर। यहां से देखेगा VW1 U1 इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस VF1 स्क्वायर जो है वो क्या लिखा जा सकता है, VR1 स्क्वायर माइनस दिस, ऐसे हमने लिखा अभी। अब VF1 को VW1 के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, VF1 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये भी तो 90 डिग्री है ना, ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री है। तो VF1 स्क्वायर क्या हो गया, V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर। तो माइनस साइन था ही, साथ में क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस VW1 स्क्वायर। तो यहां से हो गया, अगर मैं यहाँ पर हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, यहाँ पर हमने स्क्वायर किया तभी तो अंडर रूट गया, यहाँ पर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, VW1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस 2VW1 U1 इक्वल टू VR1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस VW1 स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो गई, 2VW1 इंटू U1, इसे इधर ले गए, इधर वाली चीज पॉजिटिव बची, क्या क्या बची, V1 स्क्वायर को इधर लेके आए, V1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं VW1 U1 की बात करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जिट के लिए देखूं, यहाँ पर क्या है, ये इनलेट ट्राइंगल पर ये स्टडी हुई हमारी इनलेट ट्राइंगल पर। अब मैं बात करता हूँ एग्जिट ट्राइंगल पर। तो एग्जिट ट्राइंगल के लिए हमारी स्टडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये VR2 का ये एंगल अगर फाई है तो VR2 का कोस फाई, VR2 कोस फाई बराबर किसके है, बराबर है U2 प्लस VW2 के, बराबर है U2 प्लस VW2 के। तो यहाँ से एक काम करो, VR2 कोस फाई U2 प्लस VW2 को इधर लिख लिया, बराबर VR2 कोस फाई। इस VR2 कोस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, VR2 का कोस फाई जो है वो हमारे पास ये चीज बन के आ रहा है, तो ये चीज की वैल्यू जो है VR2 कोस फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर, क्योंकि ये वाली चीज क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, तो VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, पाइथागोरस से। तो यहाँ से हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो U2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर प्लस 2U2 VW2 इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस VF2 स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो VF2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, VF2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। तो मैं इसे यहीं पर लिख रहा हूँ VR2 स्क्वायर माइनस में V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा U2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर प्लस 2U2 इंटू VW2 बराबर VR2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर। तो यहाँ से VW2 स्क्वायर से VW2 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा U2 इंटू VW2, क्या बच रहा है आपके पास U2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर को इधर लेके आओ, ठीक है, U2 VW2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर को इधर लेके आए तो V2 स्क्वायर प्लस में U2 स्क्वायर माइनस में VR2 स्क्वायर। क्लियर, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। ठीक है, यहां पर ये चीज आ गई। अब जरा देखिएगा, ठीक है, चलिए अब इसके बाद VR2 स्क्वायर माइनस में V2 स्क्वायर प्लस में VW2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर एक चीज देखते हैं कि U1 एंड U2, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर किया VR2 कोस फाई अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो इसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने के बाद ये चीज आई तो यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, हाँ V2 U2 एंड VW2 इक्वल टू क्या हो जाएगा VR2, इधर ये पॉजिटिव है तो VR2 पॉजिटिव रहेगा, VR2 पॉजिटिव रहेगा। देखेगा यहाँ पर साइन, देखेगा यहाँ पर क्या हो रहा है V2 U2 एंड VW2 ये इधर जाएंगे, ठीक है, ये इधर जाएंगे, यहाँ से U2 VW2 ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा VR2 स्क्वायर पॉजिटिव में, VR2 स्क्वायर पॉजिटिव में, ठीक है, एंड माइनस में U2 स्क्वायर एंड माइनस में V2 स्क्वायर। क्लियर, डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, VW1 U1 प्लस VW2 U2 इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, क्लियर। हाँ बिल्कुल निवेश जी, ठीक है, जो आप सोच रहे हो U1 इक्वल टू U2 वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल फ्लो है जो हमारे पास पेल्टन व्हील के बकेट लेके चलते हैं। ठीक है, अभी हम उस पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, इस चीज को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आपके जो आउटकम आया अब उसको देखना है, हमें जो आउटकम आया अब उसको देखना है ठीक से, अच्छे से एकदम। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से इसके रिलेशन जो हमने डिराइव किया उसे रफ कर रहा हूँ, फाइनली आउटकम पर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से रिलेशन क्लियर हो चुका होगा, नोट्स प्रॉपर आ रहे होंगे आपके। ठीक है, देखिए हमारे पास जो आउटकम आया VW1 प्लस VW1 U1 प्लस VW1 U1 प्लस VW2 U2 इक्वल टू आया है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कैसे
इस चीज को पूरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अगर मैं रनर पावर पर यूनिट वेट के हिसाब से बात करता हूं, रनर पावर पर यूनिट वेट के हिसाब से बात करता हूं, ठीक है, तो रनर पावर जो हमने अभी निकाली थी, रनर पावर अगर मैं पर यूनिट वेट पर सेकंड के बाद बात करता हूं तो ये चीज क्या निकल के आएगी, एम डॉट के साथ में था, ये चीज एम डॉट के साथ में थी, तो एम डॉट जी से मैं डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर ये एम डॉट जी से जैसे ही डिवाइड होगा तो यहाँ पर अभी ध्यान से समझिएगा कि एम डॉट और एम डॉट से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एम डॉट से एम डॉट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ये मेरे पास रनर पावर आई है, ठीक है, जो मेरे पास अब रनर पावर आएगी, रनर पावर में मुझे एम डॉट से मल्टीप्लाई करना था, इसमें ये किसकी वैल्यू है, ये है VW1 U1 प्लस VW2 U2। ये हमने क्यों निकाला था, क्योंकि मुझे रनर पावर मिली ही थी ये m डॉट इंटू VW1 U1 प्लस VW2 U2, उसमें m डॉट की मल्टीप्लाई थी। बट अगर मैं आपसे कहता हूं पर यूनिट वेट के हिसाब से देखते हैं, मास फ्लो रेट जो हो रहा है हमारा पर यूनिट वेट पर सेकंड, मतलब वेट कितना पर सेकंड आ रहा है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि मैं m डॉट से मल्टीप्लाई करूंगा, m डॉट से डिवाइड करूंगा, तो m डॉट से जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, रनर पावर मिला, इसे मैंने बोला रनर पावर, डिवाइडेड बाई क्या किया, m डॉट जी मतलब वेट से, पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो वेट मेरा फ्लो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो रनर पावर ये हो गया, वेट ये हो गया, m डॉट से m डॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे जी, इसका मतलब रनर पावर पर यूनिट वेट जो होगा वो क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g एंड vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हुआ। अब आपको एक चीज याद होगी एफएम से, अब एफएम से आपको एक चीज याद होगा, v स्क्वायर बाई 2g को हम एक हेड फॉर्म बोलते थे, हम एक हेड फॉर्म बोलते थे। यहाँ पर ये क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था एनर्जी पर यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हेड फॉर्म हुआ करता था, क्योंकि आपको याद होगा पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये जो जेड है ये हेड फॉर्म ही तो है, मीटर में या हेड सेंटीमीटर में जो भी है आपके पास ये हेड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो वी स्क्वायर बाई 2g है ये मेरी क्या आई है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये मेरी क्या है, ये मेरे पास हेड फॉर्म आई है, किसकी, ये मेरे पास हेड फॉर्म आई है, किसकी, ये आई है रनर पावर, इसको मैं यहाँ सही से लिख रहा हूँ, रनर पावर डिवाइडेड बाई यूनिट वेट पर सेकेंड, ठीक है, रनर पावर डिवाइडेड बाई यूनिट वेट पर सेकेंड। तो m डॉट जी से मैंने रनर पावर को डिवाइड किया है, ठीक है, तब जाके मुझे ये फॉर्मूला मिला है। इसका सिग्निफिकेंस समझो, बहुत जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है, समझिए इसे, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट में डिफरेंस बता रहा है। तो ये जो हमारे पास होता है ना, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हेड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हेड, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास होता है टोटल कॉम्बिनेशन किसका, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर, ये होता है प्रेशर एनर्जी से रिलेटेड हेड, प्रेशर एनर्जी से रिलेटेड हेड, इसे हम बोल देते हैं बेसिकली प्रेशर हेड, ठीक है। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसे हम बोल देते हैं स्टैटिक हेड, और इसे हम बोल देते हैं डायनामिक हेड। जरा समझिएगा, डायनामिक हेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूरी फ्लूइड मशीनरी में यूज होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टरबाइन के कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं, तो टरबाइन के कॉन्सेप्ट में देखिएगा, अगर मैं यहाँ रेडियल फ्लो की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रेडियल फ्लो की बात करूँ, रेडियल का मतलब क्या है, प्लेन, एक प्लेन में वाटर ऐसे आ रहा है, एक प्लेन में वाटर इस साइड से रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल नहीं जा रहा, रेडियल उसके सेंटर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं रेडियल फ्लो की बात कर रहा हूं, तब भी ये चीज वैलिड है, ठीक है, और इंपल्स की बात कर रहा हूं तब भी ये चीज वैलिड है, मतलब टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं तब भी ये वैलिड है। उस टेंजेंशियल में क्या होगा, वही आपकी पेल्टन व्हील को कैटेगराइज करता है। जो हम सोचते हैं ना यहाँ पर कि यार पेल्टन व्हील जो होती है उसमें u1 बराबर u2 क्यों आ जाता है, वही चीज यहाँ पर कैटेगराइज होगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा जरा इसे अच्छे से कि स्टैटिक हेड में जो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है आपकी पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है, ये होता है इनलेट एंड आउटलेट की पोजीशन से रिलेटेड, इनलेट एंड आउटलेट की पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। पोजीशन से जैसे समझो इस चीज को कि यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से इनलेट स्टार्ट हुआ था, ये इनलेट था, और यहां से ये वाटर आउटलेट गया, वेन के हिसाब से तो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इनलेट ऐसे हुआ, आउटलेट ऐसे आया, तो यहां पर u1 ज्यादा है, यहां पर क्योंकि r1 ज्यादा है, ओमेगा कांस्टेंट, ध्यान से समझो, ओमेगा कांस्टेंट, भाई ऐसा तो नहीं है रेडियल का ये वाला पार्ट ओमेगा ज्यादा से जा रहा है, नीचे वाला ओमेगा कम से जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना फिजिक्स तो आप जानते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा कांस्टेंट हुआ, तो उस ओमेगा कांस्टेंट के हिसाब से अगर मैंने r1
को बड़ा बोला है R2 से, तो भाई ये बताओ मुझे कि U1 बड़ा होना चाहिए ना U2 से। सिंपल सी बात है, U1 बड़ा होना चाहिए ना U2 से। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो हमारी टरबाइन का कॉन्सेप्ट होता है, टरबाइन में जो रनर पावर है वो मुझे पॉजिटिव चाहिए, मतलब टरबाइन में मुझे रनर पावर को प्रोड्यूस करना है। टरबाइन में मुझे क्या करना है, रनर पावर को प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर मैंने यहाँ V1 को देखा था, देखिएगा V1 बड़ा है V2 से, V1 बड़ा है V2 से, तो ये वाली चीज क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब मेरा काइनेटिक हेड क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर आउटवर्ड से इनवर्ड, समझो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, आउटवर्ड से इनवर्ड मतलब ऐसे यहां से इनलेट को मैं दूर रखता हूं, आउटलेट को मैं पास रखता हूं, वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तभी हम उसे टरबाइन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि टरबाइन में हमें रनर पावर चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब U1 को रखना है बड़ा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, इन चीजों को बड़े अच्छे से समझिए आप कि U1 जो होता है, U1 जो होता है वो जो होता है वो होता है जहां से वाटर आ रहा है, जहां से वाटर इन कर रहा है। तो इन कहां कर रहा है, इस कर्ड वेन के लिए, किसके लिए, इस वेन के लिए। तो वेन के लिए इन कहां से कर रहा है, बाहर से, इसका मतलब U क्या होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, क्योंकि ओमेगा तो सेम है ना, तो U होगा यहाँ का ज्यादा, इसका मतलब U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2G। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस में U2 बहुत छोटा है, तो ये चीज हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब रनर पावर हमें ज्यादा मिलेगी। ठीक है, साथ ही VR2 स्क्वायर माइनस VR1, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो जरा। इस चीज को स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, फ्लूइड मशीनरी में इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर होता है शेप से रिलेटेड, शेप रिलेटेड प्रेशर हेड। समझो इसे जरा, समझो इसे जरा, शेप रिलेटेड प्रेशर हेड क्या होता है, शेप रिलेटेड प्रेशर हेड क्या होता है, इसे देखिएगा, देखिएगा शेप रिलेटेड प्रेशर हेड क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं यहां शेप रिलेटेड प्रेशर हेड, तो ये जो आपको एक चीज दिख रही है, यहां पर VR2 का कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये फिगर तो ऑटोमेटिकली आपने पूरा बना रखा होगा, है कि नहीं। अब हम इस चीज पर चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास टरबाइन्स होती हैं, उन टरबाइन में हम ये वाला गैप ज्यादा रखते हैं, आउटर गैप ज्यादा रखते हैं, इनर गैप कम रखते हैं। ध्यान से समझना, आउटर गैप ज्यादा रखते हैं, इनर गैप कम रखते हैं, तो होगा क्या, ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, इसको फिजिकली सोचो। आउटर गैप ज्यादा रखा, इनर गैप कम रखा, तो ये शेप कैसी दिख रही है आपको, ये शेप कैसी दिख रही है, मैं यहाँ पर बना दूं इस शेप को, ये शेप आपको ऐसी दिख रही है कुछ, ठीक है, दिख रहा है ना। इधर का एरिया ज्यादा, इधर का एरिया कम। यहाँ पर सोचो जरा, अगर इसका A1 एरिया ज्यादा है किससे, A2 से, तो यहाँ पर मैं क्या करके चल रहा हूँ कि यहाँ का अगर एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस है यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। VR1 क्या होगी, कम होगी VR2 से। समझो जरा, VR1 क्या होगी VR2 से। तो जो आप एब्सोल्यूट समझते हो ना जनरली कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जाती है V1 जाती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी ये वाली, VR1 है जो टेंजेंशियल जा रही है, VR1 है जो टेंजेंशियल जा रही है, और यहां से VR2 निकल रही है एक तरह से टेंजेंशियल वाली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर निकलेगी तो एब्सोल्यूट ऑब्वियस है, बट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर की, वो शेप के अकॉर्डिंग आती है। तो VR2 यहाँ पर जो आपसे इस तरह से दिख रही है टेंजेंशियल जाती हुई, अगर आप यहाँ से डायरेक्शन दिखाओगे तो VR2 ऐसे तो दिखाओगे, तो जो टेंजेंशियल VR2 जा रही है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, VR1 इज लेस देन VR2। क्यों, क्योंकि यहाँ का एरिया है कम, तो VR2 क्या होगी, ज्यादा। यहाँ का एरिया है कम, फ्लो एरिया क्या है, कम है। शेप रिलेटेड मतलब फ्लो एरिया से रिलेटेड, फ्लो एरिया यहाँ पर कम है, यहाँ का फ्लो एरिया ज्यादा है, यहाँ का फ्लो एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर VR2 की वैल्यू हो गई ज्यादा, और यहाँ पर VR2 की वैल्यू हो गई कम VR1 की। तो VR1 इज लेस देन VR2, तो हमें VR2 ज्यादा मिलेगा, VR2 ज्यादा मिलेगा तभी तो ये वाली चीज क्या होगी, पॉजिटिव। अगर VR2 ज्यादा मिलेगा तभी तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव, तभी तो ये चीज पॉजिटिव होगी। इसका मतलब टरबाइन में हमें गैप कैसे लेके चलना होता है, इन कर्व्ड ब्लेड्स के बीच में गैप कैसा लेके चलना होता है, ऐसा। समझ रहे हो, गैप कैसा लेके चलना होता है, ऐसा। मतलब यहाँ पर कम और जो ये वाला गैप है वो ज्यादा, यहाँ पर कम और ये गैप जो है वो ज्यादा। इनलेट गैप ज्यादा, आउटलेट गैप कम, इनलेट गैप ज्यादा, आउटलेट गैप कम। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा टरबाइन में ऐसे इनलेट होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा रनर, जो इनवर्ड फ्लो रनर का कॉन्सेप्ट, इनवर्ड फ्लो रनर का
कॉन्सेप्ट। उम्मीद है यहां से अब ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। ये कॉन्सेप्ट जनरली आपको नहीं बताया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को बताता है। तो ये जो दो पार्ट हैं उसमें आपको दिखता तो यही है कि ये भी काइनेटिक होगी, ये भी काइनेटिक होगी, ये भी काइनेटिक, ये भी काइनेटिक, बट इसकी ब्यूटी को समझो। यहां पर क्या हुआ, U1 एंड U2 पोजीशन बेसिस पर प्रेशर की चेंजमेंट को दिखा रहे हैं, पोजीशन बेसिस पर प्रेशर की चेंजमेंट को दिखा रहे हैं, जबकि ये फ्लो एरिया के बेसिस पर दिखा रहा है। फिजिकली थोड़ा सा और समझ लो इस चीज को कि यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी, सॉरी प्रेशर एनर्जी जितनी इसके पास थी, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्योंकि VR2 को ज्यादा कर रहा है, तो जो प्रेशर एनर्जी इसके पास और एक्स्ट्रा थी, उस प्रेशर एनर्जी को ये कम करता हुआ सारी की सारी में किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक में। तो हम यूज करते हैं प्रेशर एनर्जी एज ए, जो हमारे पास हाई ग्रेड एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, तो प्रेशर एनर्जी का फुल यूज कर रहे हैं हम थ्रू आउट दिस फ्लो एरिया। थ्रू आउट दिस फ्लो एरिया हम प्रेशर एनर्जी का फुल यूज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर VR2 को बढ़ाने की कोशिश करते हैं टरबाइन के केस में, जबकि कंप्रेसर के केस में ये बिल्कुल उलट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर चाहिए माइनस टर्म ज्यादा, यहाँ पर चाहिए माइनस टर्म ज्यादा, तो इसका मतलब कंप्रेसर में हमें प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना होता है, रनर पावर को देके प्रेशर एनर्जी को बढ़ाना होता है। इस वजह से हम यहाँ पर माइनस को डोमिनेट करवाना चाहेंगे, तो वो बात करेंगे हम पंप में, क्लियर? ठीक है, उम्मीद है यहां तक कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से ये कॉन्सेप्ट बताइए क्लियर हुआ यहां से? ठीक है, तो रनर पावर है वो अभी रेडियल फ्लो के हिसाब से हमने देखी, और रेडियल फ्लो के हिसाब से हमने तीनों का एडसम देखा। ठीक है, तीनों का एडसम देखा। अब आगे चलते हैं। ठीक, ठीक, अब थोड़ा सा पेल्टन व्हील को समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेल्टन व्हील को मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस पेल्टन व्हील है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर कुछ बकेट्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, बकेट्स को मैंने आपको 3D में बताया हुआ है PPT प्रेजेंटेशन में अच्छे से कि बकेट्स का क्या शेप होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नोजल लग रही है ऐसे, ये नोजल है जो कि इस पर इम्पिंज कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जरा सोचिएगा कि यहाँ जो ये बकेट है, बकेट को अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो ये बकेट कुछ इस तरह का था, आपको याद होगा ये बकेट कुछ इस तरह का था। ठीक है, यहाँ पर ये था स्प्लिटर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्प्लिटर जो हमने यहाँ पर बना रखा था ऐसे, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ इस तरह की शेप दे के आ रहा था, आपको याद होगा, उम्मीद है ये चीज़। मैं बिल्कुल मिड प्लेन से लेके चल रहा हूँ, तो मिड प्लेन में ऐसे था, ऐसे ही बैक साइड में मिड प्लेन में ऐसे था। ये मेरे पास स्प्लिटर था, ये हमारे पास बकेट था। ठीक है, आपने 3D में देखा है, नहीं देखा है तो वीडियो जो लास्ट वीडियो है उस चीज को उसको फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बकेट किस शेप का होता है। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। इसे मैं टेंजेंशियल फ्लो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इस शेप को थोड़ा सा और लेंथी बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करता हूँ तो वाटर क्या है, वाटर ऐसे इम्पिंज हो रहा है। जरा इस क्रॉस सेक्शन को काटो, ध्यान से समझो, इस क्रॉस सेक्शन को काटो ऐसे, जो ये मैं रेड दिखा रहा हूँ, इस क्रॉस सेक्शन को काटो जरा ऐसे क्रॉस सेक्शन काटो। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका यहीं से तो कट रहा है, चेक करो, जो ऐसे क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस सेक्शन आप काट रहे हैं वो ऐसे ही तो कट रहा है। हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन इस बकेट का ऐसे कट रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को जरा ऊपर से देखो, इस हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखो तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा या नहीं? ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं? ठीक है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें वाटर कहाँ पर आ रहा होगा, स्प्लिटर पर हम वाटर को इम्पिंज कराने की कोशिश करते हैं तो वाटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर निकल रहा है, यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होकर इधर की ओर निकल रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल नहीं है। ये मेरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल नहीं है। इट इज नॉट ए वर्टिकल प्लेन, हमेशा याद रखिएगा, इट इज नॉट ए वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
ठीक है, वर्टिकल प्लेन हो सकता है कब, जब यही पूरी हॉरिजॉन्टल में हो, है ना, जब ये पूरी ही हॉरिजॉन्टल में हो, मतलब इसका क्या हुआ कि ये प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी वर्टिकल एक्सिस टरबाइन हो जाएगी, और वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में नोजल ऐसे आएंगे, नोजल ऐसे आएंगे, नोजल जो वाटर है वो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनेगा, बकेट्स यहाँ लग रहे होंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर ऐसे आ रहा होगा, तो तब ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अभी आप हॉरिजॉन्टल से समझ लो इसे अच्छे से, फिर चाहे इसे 90 घुमाओ चाहे 180 घुमाओ, आपका मन है, ठीक है। तो इट इज नॉट ए वर्टिकल प्लेन इस केस के लिए, कौन सी वाली केस के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन की स्टडी हो रही है, एक्सिस टरबाइन के लिए, कौन सी, पेल्टन टरबाइन, ठीक है। तो यहां पर हमने एक चीज देखी, क्या हमारे पास एक मैकेनिज्म थी, कौन सी वाली, कि रनर पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड, हमारे पास इसकी वैल्यू थी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g प्लस vr2 स्क्वायर माइनस vr1 स्क्वायर बाई 2g, क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो v1 एंड v2 तो मुझे अलग अलग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं उस चीज को भी चेक करो। अगर मैं यहां पर ये बोलता हूं तो ये मेरे पास v1 है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। R1 क्या होगा, आपको मैंने इंपल्स टरबाइन के बारे में उस टाइम पर बता दिया था, ठीक है, और साथ ही मैंने ये भी बोला था आपसे कि हम इस टाइम पर इस बकेट को ऐसा मानते हैं जिस टाइम पर ये इंपिंज हो रहा है कि ये अपनी यू वेलोसिटी से तो भले से ही जा रहा है, बट इस पॉइंट पर ये स्टॉप है। स्टॉप इन द सेंस क्या, कि जब ये इस पर वाटर पार्टिकल टच होता है तो इस टाइम पर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर इससे टच हो रहा है, बट जैसे ही थोड़ा सा टाइम आप देखते हो, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हो, तो ये बकेट तो ऊपर चला गया, तुरंत ही दूसरा बकेट नीचे आता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ये बकेट ऊपर चला गया, तुरंत दूसरा बकेट नीचे आता है, तो ये इसके लिए फिर स्टेशनरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे चलती रहती हैं, ये बकेट ऊपर गया फिर ये आया, ऐसे ही फिर ये वाला बकेट ऊपर जाएगा फिर ये तीसरा वाला बकेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये कंटिन्यूअस वे में इसके कोरस्पॉन्डिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो जो हमारे पास v1 है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी लग रही होती है यहाँ पर, और ये जो आपके पास u1 है, ये जो u1 है, इसकी जो u1 वेलोसिटी है वो आप यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया vr1, ये हो गया मेरे पास vr1। आपको पता है कि अगर एंगल इस तरह से जा रहा है तो v1 हमारा vw1v कहलाएगा, v1 हमारा vw1v कहलाएगा। अब जरा सोचिएगा कि ये जो आपके पास यहाँ से आउटलेट निकल रहा है वो कितना होगा मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, ये है मेरे पास vr2, ठीक है, ये है मेरे पास vr2, vr2 के हेल्प से यहाँ पर ये कितना निकला v2, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास vf2, ठीक है। तो जरा इसके ट्राइंगल और बनाइए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में vw2, और यहाँ से ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा u2, ठीक है। अभी मैंने यहाँ u1 और u2 लिखा है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ u1 एंड u2 लिखा है, ये है मेरे वेलोसिटी ट्राइंगल्स, ये है मेरे वेलोसिटी ट्राइंगल्स, वेलोसिटी वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर पेल्टन व्हील, फॉर पेल्टन व्हील, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ये तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं बना रहा, ये सिंपल एक वेक्टर फॉर्म बना रहा है, साथ में यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म बन रही है। आउटकम क्या होता है फाई, ये हम मान लेते हैं बीटा, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने माना है फाई का आउटकम, ये जो vr2 हमने मानी है। अब जरा सोचिएगा, इस vr2 की भी अपनी कहानी है, पर उस vr2 से पहले अपन क्या सोचते हैं, पहले u2 एंड u1 सोचिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि u1 कहाँ से निकला, u1 जो वेलोसिटी है वो बेसिकली इसकी वेलोसिटी है जो कि रिलेटिव जा रही है, ये मेरी u1 वेलोसिटी है, u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो है ये इसका u है, जहां पर बॉडी ये वैल्यू लग रही है। इसे मैं पिच सर्कल मान रहा हूं, जरा इसे थोड़ा सा और नीचे बना लो जिससे कि आपको डाउट ना रहे। ये बिल्कुल मेरा पिच सर्कल होता है, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, इन्हें थोड़ा सा हम लार्ज बना लेते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा पिच सर्कल सेम रहे। तो यहां से आप पिच सर्कल को लगाइएगा ऐसे, ये मेरा एक पिच सर्कल बनेगा, ये मेरा एक पिच सर्कल बनेगा जिस पर हमारा वाटर जो है वो इम्पिंज कर रहा है ऐसे, जिस पर हमारा वाटर कर रहा है इम्पिंज v1 वेलोसिटी से। तो यहाँ जो आपके पास वाटर पार्टिकल्स आ रहे हैं वो वाटर पार्टिकल्स ऐसे इस पर आ रहे हैं,
ठीक है, v1 वेलोसिटी से आ रहे हैं, बट ये जो आपके पास जो बकेट है वो u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो u1 वेलोसिटी से सिर्फ और सिर्फ यहीं पर तो दिखाएगा, ऐसे ये दिखाएगा मुझे u1, बट इस u1 के कोरस्पॉन्डिंग देखो, इस u1 के कोरस्पॉन्डिंग देखो कि ये जो आपके इस साइड से ऐसे जो निकल के जा रहा है बैक साइड में, वो चीज ये दिख रही है। तो इसके हिसाब से ये बताइए जो सॉलिड पार्टिकल है, जो इस पॉइंट का बैक साइड का ये सॉलिड पार्टिकल है, ये अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला तो u से जा रहा है ना, u1 से, इसे हम कहेंगे u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला पॉइंट जा रहा है u1 वेलोसिटी से, तो ये भी पॉइंट u1 वेलोसिटी से तो जाएगा, इसका जो u2 पॉइंट है वो भी तो u1 से जाएगा, मतलब u से जाएगा। ऐसे ही अगर मैं u3 की बात कर लूं, इस पॉइंट की बात कर लूं, तो ये भी क्या है, u3 से जा रहा है, u1 से जा रहा है, u से जा रहा है, u2 से जा रहा है। क्लियर, यहां से ये u3, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो कि ये जो बकेट ये वाला था, इसका जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन काटा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो रेडियस है, समझो जरा, हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो रेडियस है इस पॉइंट से, वो चाहे तो हम u2 की बात कर लें, u2 जो है भाई इसको 90 डिग्री घुमाओ ना, इस प्लेन को 90 डिग्री घुमाओ, यही वाला तो है जिसको मैं हाथ से दिखा रहा हूं, ये जो हाथ से मैं दिखा रहा हूं ये इसका 90 डिग्री प्लेन ही तो है, इसको अगर 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तभी तो रियल है। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले पॉइंट की, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी है, ये सी है, तो ए पॉइंट की डिस्टेंस भी r1, बी पॉइंट की डिस्टेंस भी r1 एंड सी पॉइंट की डिस्टेंस भी r1, या फिर r बोल दो इसे, तो r मेरी क्या है, r मेरी है पिच सर्कल रेडियस, r मेरी है पिच सर्कल रेडियस। ठीक है, तो ये हुआ जहां पर हमारा वाटर इंपिंज हो रहा है इस पर्टिकुलर बकेट पर। तो उम्मीद है यहां से पेल्टन टरबाइन का डायग्राम एंड पेल्टन टरबाइन का कंस्ट्रक्शन जो मैकेनिज्म है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो वेलोसिटी ट्रायंगल में अब ये u1 बराबर है u2, यहां से क्या हो गया, u1 बराबर u2, 4 ये लिखेगा 4 इम्पल्स टरबाइन या 4 इम्पल्स टरबाइन और पेल्टन टरबाइन, मैं पेल्टन की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए फिर भी लिख लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पल्स की ही बात है। तो पेल्टन टरबाइन, ठीक है, तो पेल्टन टरबाइन में क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, ये तो दिख रहा है, इनमें तो अंतर होगा, दिख रहा है, v1 इतना है, vr1 बराबर हो सकता है vr2, बट v1 बराबर vr2 नहीं होगा। तो v1 जो है वो यहाँ से जो जा रहा है उसमें अंतर है, v1 एंड v2 में अंतर है। ठीक है, v1 और v2 में अंतर है, साफ दिख रहा है। vr1 vr2 के बराबर हो सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर ये काइनेटिक हेड मिल रहा है, समझो इसे, काइनेटिक एनर्जी हेड मिल रहा है, क्लियर, मिल रहा है, मतलब इम्पल्स टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी हेड तो होगा। साथ ही क्या u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2g जीरो नहीं हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि u1 बराबर है u2 बराबर है u2। समझो इसे, ये रेडियल फ्लो इन्वर्ट टरबाइन नहीं है, ये रेडियल फ्लो इन्वर्ट टरबाइन नहीं है, या इन्वर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन नहीं है, ये क्या है, मेरी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ये है मेरी टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो फॉर्मूला तो ये है सबके लिए वैलिड, बट आपको ये देखना होगा ना कि वो जो वेन बनाई थी आपने, जिसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, ये जो वेन बनाई थी जिसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया, वो वेन ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो वेन यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में नहीं है, वेन यहाँ पर ऐसे अटैच नहीं है, वेन यहाँ पर ऐसे अटैच नहीं है, वो वेन कहाँ पर है, यहाँ वेन क्या है, किस तरह की दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है। वेन क्या है, वेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वेन इस वाले प्लेन में, ये वाली है, ये है मेरे पास वेन। ठीक है, तो वेन की जब डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गई, वर्टिकल नहीं रही, तो ये क्या मेरा रेडियल फ्लो इन्वर्ट टरबाइन हुआ, नहीं ना, ये मेरा क्या हुआ, टेंजेंशियल फ्लो। तो उसमें हमारे पास u1 बराबर u2 आ सकता है क्योंकि ये टेंजेंशियल फ्लो है, तो यहाँ पर u1 बराबर u2 तो जीरो हो गया, प्लस में अगर आइडियल केस है, आइडियल केस मतलब स्मूथ वेन सरफेस है, स्मूथ वेन सरफेस है, अगर आइडियल केस है, स्मूथ वेन सरफेस है, तो हमारे पास Vr2 बराबर हो जाएगा Vr1। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, Vr2 बराबर हो जाता है Vr1, सो ये भी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। Vr2 बराबर हो जाता है Vr1, हमेशा याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आइडियल केस में, और आइडियल होता नहीं है, रियल में कुछ ना कुछ एक फैक्टर लेना पड़ेगा, उसके बारे में बात मैं अभी करता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगी मेरी रनर पावर पर यूनिट वेट, है ना, पर सेकेंड। तो ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आई किसकी, इम्पल्स टरबाइन की। तो इम्पल्स टरबाइन की मैं फाइनल आउटकम लिख रहा हूँ, रनर पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड बराबर कितना आ रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, फॉर आइडियल सरफेस, मतलब स्मूथ सरफेस। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g, मतलब इसमें प्रेशर हेड का वेरिएशन नहीं होता है, याद रखना, इसमें प्रेशर हेड का वेरिएशन नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसमें प्रेशर हेड का वेरिएशन नहीं है। कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, पहले तो इसके डायग्राम को थोड़ा समझिए, 3D में कैसे कटा इस प्लेन को समझिएगा,
ये जो मैंने रेड वाले प्लेन दिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब मैंने ऐसे काटा यहाँ पर, तो ये प्लेन आपको इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल ना दिखा के वर्टिकल प्लेन को दिखा दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, फिर आपको एनालिसिस किया। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल मिल रहे हैं, इन्हीं ट्राइंगल की हेल्प से मैंने कुछ कैलकुलेशन की और फाइनली इसका आउटकम निकाला फॉर आइडियल सर्फेस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g। क्लियर? वेरी गुड निवेश जी, गुड। ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। गुड, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पेल्टन टरबाइन का वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास आउटकम रहा। ठीक है, चलिए ये रहने देते हैं। देखिए हमारे पास जो आउटकम आया, रनर पावर पर यूनिट वेट पर यूनिट सेकेंड इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2g। बट इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, ये कंडीशन बट के साथ है क्या कि अगर रियल केस है तो रियल केस में क्या होगा, रियल केस में क्या होगा, सरफेस स्मूथ होगी क्या? नहीं। सरफेस क्या होगी? स्मूथ तो नहीं होगी, ये क्या होगी? रफ सरफेस होगी। और अगर रफ सरफेस आएगी तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो उस कोफिशिएंट के हिसाब से k क्या हो जाती है, VR2 डिवाइडेड बाई VR1, मतलब VR2 छोटा रह जाएगा VR1 से। तो ये k क्या होता है, k होता है इज लेस देन 1 एंड इज ग्रेटर देन 0। तो ये होता है हमारे पास k, एक फैक्टर होता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर आप बोल सकते हैं, कोफिशिएंट सिंपल, म्यू नहीं बोलेंगे, म्यू नहीं बोलेंगे। ठीक है, म्यू मत बोल देना, पता लगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोल दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे पास k जो है वो कहीं ना कहीं VR2 एंड VR1 के रिलेशन को बताता है कि कितना फैक्टर रिड्यूस हुआ ये स्मूथ ना होने की वजह से। आपको मैंने हमेशा बोला है, फर्स्ट लेक्चर से बोला है कि हमारे पास v1 बराबर v2 होती है, किस सेंस में? अगर वो स्मूथ सरफेस है, कब? जब फ्लैट सरफेस हो। तो फ्लैट सरफेस हो उस पर अगर v1 जा रहा है तो वो v2 से जाता है, तो सेम होती है वेलोसिटी। कब? जब वो फ्लैट सरफेस, जब स्मूथ सरफेस हो। अगर वो स्मूथ नहीं है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये सेम वही केस है कि अगर ये रियल सरफेस है, एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस के अकॉर्डिंग VR2 और VR1 में एक रेशियो आएगा, VR2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। VR2 शुड बी लेस देन VR1। अब जरा सोचिएगा, VR2 शुड बी लेस देन VR1, इसका मतलब VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर हुआ करता था ना, डिवाइडेड बाई 2। तो अब जरा सोचिएगा, VR2 अगर लेस है VR1 से तो ये टर्म कैसा आ गया, ये टर्म आ गया निगेटिव। और अगर ये टर्म निगेटिव आ गया तो ऐसा हम चाहेंगे नहीं ना, ऐसा हम चाहेंगे नहीं। तो एनालिसिस कैसी होगी, आइडियल केस में। आइडियल केस में अगर एनालिसिस होगी तो k की वैल्यू जो है वो हम क्या लेके चलेंगे, 1। आइडियल केस के लिए k की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, k की वैल्यू हो गई 1, और ये वाला जो फैक्टर हुआ वो क्या हो गया, 0। इसका मतलब पूरी की पूरी हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी के पर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट पर। बट अगर हम यहाँ k लेते हैं रियल सेंस में, अगर बात करें, कोई भी आपसे जनरली आपसे यही पूछा जाता है कि ये जो आपके पास पेल्टन व्हील होती है इस पर प्रेशर एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं आता क्या? वो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन किया जाता है वो किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेशर हेड नहीं आता, इसमें प्रेशर हेड भी आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर जनरली आपको ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिखता है। वो जल्दी से इस चीज को स्किप करना चाहते हैं। जनरली जो होता है बताया जाता है आपको फर्दर अलग अलग जगह, वो यही बताया जाता है कि जल्दी से कि यार यहाँ पर हेड लॉस का कोई इफेक्ट नहीं आता है, प्रेशर का कोई बात ही नहीं होती है। तो प्रेशर तो एटमॉस्फेयर लगता है, अभी मैं बात भी करूंगा आपसे वो। ठीक है, तो उस पर हेड लॉस प्रेशर वाली टर्म में नहीं आता है, बिल्कुल आता है। रफ अगर हमारे पास सरफेस है तो प्रेशर लॉसेस का इफेक्ट यहाँ पर दिखता है। ये मेरी क्या है, ये मेरी शेप चेंज का लॉस दिख रहा है आपको, VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ ना कुछ रफनेस से रिलेटेड हमारे पास प्रेशर लॉस हो रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा k होगा उतना ही ज्यादा हमारा ये वाला जो स्टैटिक हेड है उसमें लॉस होगा, स्टैटिक हेड में लॉस होगा। ये मेरा डायनामिक हेड है, ये मेरा स्टैटिक हेड है। ठीक है, तो हम आइडियल केस में तो डायनामिक हेड की ही बात करते हैं, आइडियल केस में हम स्टैटिक हेड की बात नहीं करते। ठीक है, बट रियल केस में स्टैटिक हेड कुछ ना कुछ होता है। ये चीज हमेशा याद रखिए फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हमने समझी। ठीक है, अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर?
ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी इफिशियंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर पेल्टन टरबाइन की इफिशियंसी ऑफ पेल्टन व्हील, इफिशियंसी ऑफ पेल्टन व्हील और टरबाइन, ठीक है। इफिशियंसी कैसे निकलेगी, अभी आपने डिराइव किया था, रिलेशन याद होगा आपको, रनर पावर। अभी इफिशियंसी के बारे में मैंने पूरा नहीं बताया आपको, बस आपको ये बताया था कि रनर पावर अपॉन वाटर पावर की बात करते हैं। वाटर पावर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नोजल से निकल के आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाती है, हाफ m डॉट v1 स्क्वायर, है ना। वो चीज आपको मैंने पहले इम्पैक्ट ऑफ जेट में बता दी थी। तो इफिशियंसी मेरा उसी सेंस में निकलनी है हमें। अभी इफिशियंसी के जो फर्दर जो आपके पास टाइप होते हैं उनके बारे में बात करूंगा, बट अभी फिलहाल रनर पावर की बात कर लेते हैं। तो रनर पावर क्या था हमारे पास, m डॉट VW1 प्लस VW2 इस चीज को याद कीजिएगा कि यहाँ पर क्योंकि U1 बराबर U2 है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ गया, VW1 प्लस VW2 इंटू U। ये क्या है, ये है टेंजेंशियल फ्लो रनर के लिए, ये क्या है, टेंजेंशियल फ्लो रनर के लिए इक्वेशन है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फ्लो रनर के लिए इक्वेशन, TFR के लिए। ये क्या है इक्वेशन, TFR के लिए, U बाहर आ जाता है। जबकि रेडियल फ्लो रनर के लिए भी साइड में लिख लो, रेडियल फ्लो रनर के लिए रनर पावर क्या होगी, m डॉट VW1 प्लस VW2 ये क्या है मेरा, रेडियल फ्लो रनर। किसके सेंस में, सेंस क्या है यहाँ पर, टरबाइन का, पावर प्रोडक्शन का सेंस क्या है यहाँ पर, टरबाइन का, क्योंकि प्लस साइन है। जब मैं पंप पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर माइनस आएगा, कैसे आएगा उसके बारे में वहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो रनर पावर जो हमारे पास टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन की है वो ये आ चुकी है। अब जरा सोचिएगा, m डॉट VW1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल यही है ना, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल यही। अब जरा समझिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इधर ही नहीं जा रहा, इसमें ये इधर भी जा रहा है, इसमें ये इधर भी जा रहा है, बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सेम ट्रायंगल, बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेम ट्रायंगल लिख दिया, बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये बनाया वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में एकदम, ठीक है। अब m डॉट VW1 की वैल्यू क्या हो गई, V1, ठीक है, प्लस VW2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर हम VW2 देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, VR2 cos फाई, ये क्या है, VR2 cos फाई में से अगर मैं U2 घटा दूं तो ये चीज हमारे पास आ गई, VR2 cos फाई में से अगर मैं U2 घटा दूं तो ये चीज हमारे पास आ गई। इनटू में क्या है U, इनटू में क्या है U, तो हमारे पास क्या आया, m डॉट V1 माइनस U2 प्लस VR2 cos फाई, क्लियर, इनटू में U। अब एक बात सोचिएगा, U1 को U2 को हम क्या लिख सकते हैं, U1 भी, U2 को हम क्या लिख सकते हैं, U1 भी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तो हमने ये चीज अभी समझी थी, U1 बराबर U2 हो सकता है, तो m डॉट V1 माइनस U1 प्लस VR2 cos फाई इंटू U, ठीक है। अब जरा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसे m डॉट इंटू V1 माइनस U1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 में से अगर U1 घटा दूंगा तो क्या लिख दूंगा, VR1। इसे मैं लिख सकता हूँ VR1 प्लस VR2 cos फाई। उम्मीद है यहाँ तक ही समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने क्या लिख दिया, इतने को VR1, V1 माइनस U1 को मैंने VR1 लिख दिया प्लस VR2 cos फाई इंटू में U, ठीक है। चलिए इसे रफ कर लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है फ्लूइड मशीनरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज अपने भ्रांति को निकाल दीजिए, भ्रांतियां मत फैलाइए। यहाँ पर भ्रांतियां बहुत खराब हो जाती हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं आप फ्लूइड मशीनरी को अगर ये सोच रहे हैं कि सिविल इंजीनियर्स को नहीं यूज पड़ेगी तो वो बहुत गलत है। तो प्लीज आप ये सेशंस को लाइव देखिए, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हम डाउनलोडेड देख लेंगे, ठीक है। लाइव जितना ज्यादा देखा जाए देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही ये फायदे के लिए यहाँ पर हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी जनरली नहीं मिलते हैं। बुक्स पे बुक्स ढूंढते रह जाते हो बट आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखो। ना ही आपको इस तरह से ये चीजें पता लगेंगी, हाँ यहाँ पर जो आपके पास बकेट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर हम काटते हैं, किस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को यूज करो, ना कि इसको वेस्ट जाने दो, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इसे स्प्रेड किया जाए स्प्रेड करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ अच्छे से, ठीक है। कहीं ना कहीं वो यूजफुल है फ्लूइड मशीनरी सबके लिए, चाहे वो सिविल है चाहे वो मैकेनिकल है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट जो भी क्यों ना करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं फ्लूइड मशीनरी क्योंकि मशीन से रिलेट कर रही है तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। एम डॉट, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो वैल्यू निकाली हमने रनर पावर की, रनर पावर इक्वल टू क्या आया, एम डॉट वी आर वन, ठीक है, प्लस वी आर टू को अभी हमने क्या देखा था, फॉर रियल केस वी आर टू क्या था, के इंटू वी आर वन, वी आर टू क्या था, के इंटू वी आर वन, तो के इंटू वी आर वन इंटू कोस फाइव इंटू में यू, ठीक है। तो एम डॉट वी आर वन कॉमन ले लो, वी आर वन कॉमन हुआ, वन प्लस के कोस फाइव बचा इंटू में यू। तो वी आर वन को अभी हमने क्या लिखा था, वी आर वन को हम क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस यू वन, वन प्लस के कोस फाइव इंटू में यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रनर पावर, ये हो गई हमारे पास रनर पावर, क्लियर, ठीक है, ये हो गई हमारे पास रनर पावर। अब ठीक, अब देखिए जो रनर पावर हमारे पास निकली है, अब इफिशिएंसी की बात करनी है हमें। तो इफिशिएंसी के लिए इफिशिएंसी क्या होगी, इफिशिएंसी होगी हमारे पास ब्लेड की तरह लेते हैं, सिंपल ब्लेड नहीं, अब रनर की तरह हम एक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा एम डॉट होता है वो एब्सोल्यूट से होता है, याद करो एम डॉट हमेशा एब्सोल्यूट से होता है। ऐसे ही रनर पावर में भी एम डॉट क्या है, एब्सोल्यूट है। ये रिलेटिव एम डॉट नहीं है, इसका अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो रो ए इंटू वी वन लिखेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास यहाँ पर वाटर पावर आएगी वो तो हमारे पास एब्सोल्यूट आनी ही है, क्योंकि जितनी नोजल से एनर्जी जा रही है, यहाँ जो नोजल से हमारी पास हो रही है एनर्जी, वो कितनी है, हाफ एम डॉट इंटू वी वन स्क्वायर, हाफ एम डॉट इंटू वी वन स्क्वायर। तो रनर पावर हमारे पास कितनी आई थी, एम डॉट वी वन माइनस यू वन इंटू वन प्लस के कोस फाइव इंटू यू डिवाइडेड बाई यू मतलब यू वन डिवाइडेड बाई वाटर पावर कितनी है, हाफ एम डॉट वी वन स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम डॉट से एम डॉट कैंसिल, ये मेरी इफिशिएंसी है कौन सी, हाइड्रोलिक। तो इफिशिएंसी हाइड्रोलिक क्या हो जाएगी, वी वन माइनस यू वन इंटू वन प्लस के कोस फाइव इंटू यू वन डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर, टू ऊपर पहुंच गया। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा इफिशिएंसी का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफिशिएंसी का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इफिशिएंसी का, ये हमेशा याद रखिएगा, क्लियर। अब आगे चलें, ये हमने निकाला इफिशिएंसी, बट एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो हमने देखा था एक रनर था, इस रनर पर फ्लैट प्लेट्स लगी हुई थी, इस रनर पर हमने क्या बोला था, फ्लैट प्लेट्स लगी हुई थी, ठीक है। तो फ्लैट प्लेट्स के हिसाब से हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया था v1 माइनस यू वन के हिसाब से, ठीक है, v1 माइनस यू वन इंटू यू वन डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर, ऐसे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया था। एम डॉट कैंसिल हो गया था टू टाइम्स ऑफ। तो हमने ये देखा था कि इसको इंटीग्रेट करते हुए हमने ये देखा था कि हमारे पास v1 की वैल्यू u1 की वैल्यू v1 बाई टू आई थी, u1 की वैल्यू v1 बाई टू आई थी। इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दैट सॉलिड बॉडी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी u ऑफ दैट सॉलिड बॉडी या बकेट इक्वल टू होनी चाहिए v1 बाई टू, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो कि नोजल से निकल रही है वाटर की, उसके हाफ होनी चाहिए इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए। इफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए हमारे पास ये रिलेशन आया था v1 इक्वल टू u1 इक्वल टू v1 बाई टू, ये रिलेशन आया था। अब इसी चीज को अगर हमने इंपल्स टरबाइन में देखना है तो इंपल्स टरबाइन में ये रिलेशन आ गया, ईटा एच इक्वल टू v1 माइनस यू वन इंटू वन प्लस के कोस फाइव इंटू यू वन डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर, ये v है, v1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे डी ईटा हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाई डी यू वन कर दूं, u1 मैंने वेरिएबल ले लिया, u1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, टू वन प्लस के कोस फाइव, तो एक तरह से कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, क्या बचेगा v1 u1 माइनस u1 स्क्वायर। तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इस वाले पार्ट का, तो d अपॉन डी u1 है ना। तो ये चीज तो हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट हो गई, कोस फाइव डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, v1 माइनस टू u1, है कि नहीं। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन बचा मेरे पास, ठीक। अब देखिएगा फॉर मैक्सिमम ये क्या हुआ, डी ईटा एच अपॉन डी यू वन। तो फॉर मैक्सिमम ईटा क्या होना चाहिए, डी ईटा अपॉन डी यू वन इक्वल टू जीरो, शुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू वन प्लस के कोस फाइव अपॉन में v1 स्क्वायर v1 माइनस टू यू वन इक्वल टू जीरो। अब आपके पास दो ब्रैकेट है,
तो आप इसको बराबर 0 कर सकते हो, आप इसको बराबर 0 कर सकते हो, बट इसको बराबर 0 इसलिए नहीं कर सकते, ध्यान से समझो, ये 1 से बड़ी वैल्यू है। कैसे? जब यहाँ पर k की वैल्यू है तो वो 1 से छोटी है, मतलब पॉइंट्स में कुछ, बट कोस फाई क्या है, कोस फाई यहाँ पर क्या है, जरा सोचिएगा, फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 90 डिग्री। तो अगर फाई की वैल्यू 0 से 90 डिग्री वेरी करेगी तो कोस फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से 1। तो 0 से 1 मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम इसे बराबर 0 नहीं रख सकते, तो किसे बराबर 0 रख सकते हैं, वो रख सकते हैं v1 माइनस 2u1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u1 इक्वल टू v1 बाई 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बकेट की, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सेंटेंस हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इससे, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू हाफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट impact for maximum efficiency, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, u1 जो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बकेट इक्वल टू v1 बाई 2, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो वाटर की आ रही है उसका हाफ हमेशा। ठीक है, इम्पल्स के लिए, सॉरी मैक्सिमम के लिए ये हम जरूर लेके चलते हैं, मैक्सिमम के लिए हमेशा ये चीज होती है। ठीक है, चाहे वो रफ है चाहे वो आइडियल है, ये चीज तो फिक्स है, चाहे वो रफ है चाहे वो आइडियल है, ये चीज तो फिक्स है। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको इसी कंडीशन में मिलेगी। अगर वो रफ है तो के हिसाब से आ रहा होगा, अगर वो आइडियल है तो यहाँ पर 1 के हिसाब से आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ये चीज तो यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, बट मैंने आपको जब ये वाला रिलेशन बताया था, उसमें जब मैंने v1 इक्वल टू u1 इक्वल टू v1 बाई 2 रखा था, तो हमारे पास ईटा मैक्सिमम कितना आया था, ईटा मैक्सिमम आया था 50%। तो याद रखिए, ईटा मैक्सिमम 50% कब आता है, जब ये फ्लैट प्लेट्स लगी हुई हो, जब ये फ्लैट प्लेट्स लगी हुई हो, जब यहाँ पर बकेट ना हो, जब यहाँ पर पेल्टन व्हील ना हो। ये पेल्टन व्हील नहीं है, गलती मत कर देना, जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, इसे देखते ही पेल्टन व्हील बोल देते हैं ना। ये चीज क्या है, ये चीज अगर यहाँ पर ये फ्लैट प्लेट्स हैं तो इसका मतलब ये पेल्टन व्हील नहीं है, ये एक सिंपल रनर है, इंपल्स रनर है बस, जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है 50%, जबकि पेल्टन व्हील की मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी स्किप किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिजिकली इस चीज को समझेंगे, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए क्लियर हुआ, यहां तक बताइए क्लियर हुआ, आगे चलें। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। सर ये तो सेम केस है जैसे फ्लैट प्लेट की केस में आया था। हाँ निवेदित जी, बिल्कुल यहाँ पर ये सेम केस है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं अभी उसी की बात करने वाला हूँ। डिफरेंस क्या है, क्यों हमारे पास 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें मिलने वाली है, इस फ्लैट वाले से हमें 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलने वाली है, क्यों मिलने वाली है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। कि अगर मैं ईटा की बात करता हूँ यहाँ पर, ईटा एच, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 2v1 माइनस u1 इंटू 1 प्लस के कोस फाइव इंटू u1 डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर। अगर ये फ्लैट होता, ठीक है, इसे जरा समझिएगा, अगर ये फ्लैट होता, ठीक है, कर्व वेन टाइप से ना होता, बकेट ना होता, ठीक है, तो बकेट ना होता तो हमारे पास क्या होता कि ये वाला जो आंसर है इसका आंसर हमारा ईटा मैक्सिमम की वैल्यू 50% से आता। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलेशन ही कुछ ऐसा था, m डॉट v1 माइनस u1 इंटू u1 अपॉन v1 स्क्वायर। जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये 50% मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास 50% मिलेगा ईटा मैक्सिमम की वैल्यू के हिसाब से। बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक फैक्टर आ चुका है, ये वाला। ये फैक्टर क्यों आया, ये फैक्टर कभी भी इसमें नहीं आएगा, फ्लैट प्लेट में कभी नहीं आएगा। फ्लैट प्लेट में कभी भी फाई की वैल्यू हमारे पास 90 के सेंस में आती है। ठीक है, फाई की वैल्यू हमारे पास 90 के सेंस में आती है, तो कोस फाई मतलब कोस 90,
है ना। आउटलेट क्या हो जाता है, आउटलेट क्या हो जाता है 90, ठीक है भाई ये वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट प्लेट को जरा 3D में सोचो, 3D में सोचो, ये फ्लैट प्लेट ऐसी है, ठीक है। इसे जरा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ये जो आपके पास ब्लेड लगा है ना, ये ब्लेड ऐसा है, ये ब्लेड ऐसा है। तो जब आप इस पर इम्पिंज करते हो वाटर को, यहाँ पर आपने नोजल से वाटर को इम्पिंज किया, तो ये वाटर यहाँ पर टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा इधर की तरफ, ऐसे जाएगा इधर की तरफ। ये मैंने स्प्लिटर लगा दिया यहाँ पर, ये मैंने एक स्प्लिटर लगा दिया ऐसे, ये मेरा स्प्लिटर लगा हुआ है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो वाटर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है रेड लाइन से। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो फाई है, फाई मेरे लिए क्या हो गया 90 डिग्री, फाई मेरे लिए क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, इसका मतलब ये चीज क्या हो गई 0। और अगर ये चीज 0 हो गई तो ये क्या बन गया, एक फ्लैट प्लेट का कॉम्बिनेशन। सो फॉर कोस फाई ये चीज क्या बन गई हमारी, फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट। तो इसे आप पेल्टन व्हील नहीं बोलोगे, ये क्या है फ्लैट प्लेट का कॉम्बिनेशन बन गया, इसे आप पेल्टन व्हील नहीं बोलोगे, हमेशा याद रखिएगा ये पेल्टन व्हील नहीं है, ठीक है। पेल्टन व्हील क्या है, जिसमें पेल्टन व्हील में बकेट्स लगे हुए, ठीक है। हम बकेट्स के हिसाब से बात करेंगे। ये इंपल्स टरबाइन है, इसे आप इंपल्स बोलोगे बिल्कुल। फ्लैट प्लेट वाली जो आपके पास टरबाइन होती है उसे आप इंपल्स टरबाइन बोलते हो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बट जो आपके पास फ्लैट प्लेट से अगर मैंने बकेट यूज किए तो बकेट के लिए वो क्या हो जाती है, पेल्टन व्हील मतलब पेल्टन टरबाइन हो जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब जो मैंने आपको यहाँ पर ये बनाया था, याद होगा ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली मेरे पास ऐसा ही तो है। अगर मैंने इसको बीच में से, अगर ये हमारे पास फ्लैट प्लेट की बात हो गई अब, है ना। अब फ्लैट प्लेट के बाद हम पेल्टन व्हील पर चलते हैं। तो मैं अब इसको एक तरह से बकेट बना के दिखा रहा हूँ, एक तरह से यहाँ पर ये बकेट बना के दिखा रहा हूँ। तो बकेट ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बकेट ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये बकेट इस तरह से दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। बकेट यहाँ पर ये ऐसे दिख रहे होंगे, क्लियर। तो इन बकेट के हिसाब से मुझे स्टडी करनी है इस वाले बकेट की। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये प्लेन में यहाँ पर ऐसे देख रहा हूँ, 3D में जरा सोचिएगा इस चीज को, बड़ा ही अच्छा है कॉन्सेप्ट ये। तो मैंने यहाँ पर ये प्लेन काटा, ये प्लेन मैंने यहाँ पर ऐसे काट लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन काट लिया है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने काटा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे कटेगा, इस पर ध्यान से समझना। ये चीज इस पर ऐसे दिखा रही होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये इस पर जब कट रहा होगा तो ये चीज ऐसे दिखा रहा होगा, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से ही बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज ऐसे दिख रही होगी, मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसे काटा, ठीक है। तो जो इसके नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ किया है, समझो इस चीज को, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ ड्रॉ किया है। तो वाटर यहाँ पर जब इम्पिंज हो रहा है तो वाटर यहाँ पर इम्पिंज होके कैसे निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है ऐसे। उम्मीद है यहाँ से अब और अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। ये मैंने एक तरह से सेक्शन काट लिया, ये मैंने बीच में से एक सेक्शन काट लिया, ठीक है। तो इस सेक्शन के बेसिस पर आपको ये चीज दिख रही होगी, उम्मीद है इमेजिन हो पा रही होगी, ठीक है। ये उम्मीद है इमेजिन हो पा रही होगी आपको ये चीज, ठीक है। ये बीच में ये स्प्लिटर लगे हुए हैं, ये वाली चीज क्या है, ये स्प्लिटर है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला पार्ट होगा, ऐसे ही ऊपर वाला पार्ट होगा जो कि वहां तक बन के आ रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी दिखा सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये चीज दिखाया तो इसे मैंने फिर से वही केस कि ये वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को अब मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिखा दिया, इस सेक्शन को मैंने अब ऐसे दिखा दिया वर्टिकल करके। तो वर्टिकल करके जो हमारे पास ये आया वो चीज ऐसे निकल रही है, ठीक है। जरा इसको समझो आप, ये जो चीज है ये आप अब ऐसे निकल रही है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है VR2, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास V1, ठीक है। ये मेरे पास है U1 इधर के डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाला टोटल हमारे पास क्या है VW1 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो क्या है मेरे पास V2, ऐसे ये पार्ट है VF2, यहाँ पर ये वाला पार्ट है VW2, ठीक है। और ये एंगल है फाई, ठीक। तो अब जरा सोचेगा VR2 cos फाई जो यहाँ पर आ रहा था, अगर मैं फाई को 90 डिग्री रखता तो ये क्या हो जाती फ्लैट प्लेट। अगर ये VR2 90 पर जाता तो ये हो जाती फ्लैट प्लेट। तो फ्लैट तो है नहीं है, ऐसी तो है नहीं। तो अब क्या है, अब फाई को मैं जितना ज्यादा रखूंगा, देखिए अब सिंपल सी बात है, फाई को आप जितना ज्यादा रखोगे, फाई को आप जितना ज्यादा रखते जाओगे उतना ही वैल्यू हमारी यहाँ पर कम होती जाएगी ईटा की, क्योंकि जितना ज्यादा आप कोस फाई रखो उतना अच्छा, जितना ज्यादा आप कोस फाई रखो उतना अच्छा, 1 प्लस समथिंग बढ़ेगा तो ईटा बढ़ेगी। इसका मतलब जरा इस चीज को ध्यान से समझो, ये होता है डिफ्लेक्टर एंगल। क्या
ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन खींचो एक एक्सेस वाली, और VR2 की लाइन को यहाँ पर बढ़ाओ ऐसे, तो ये जो आपका एंगल आता है इसे हम बोलते हैं डेल, ये होता है मेरा डिफ्लेक्शन एंगल, इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है हमारा डेल्टा, उसकी वैल्यू फॉर द पेल्टन व्हील, फॉर द पेल्टन व्हील, डेल्टा की वैल्यू फॉर पेल्टन व्हील हम क्या लेके चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं 160 से 170 डिग्री, 160 से 170 डिग्री। तो अब जरा सोचिएगा, अगर ये 160 से 170 है तो फाई कितना बैठेगा, फाई कितना बैठेगा, तो फाई जो है वो कितना बैठेगा, फाई फॉर पेल्टन व्हील 10 to 20 डिग्री, दिख रहा है ना। अगर ये हमारे पास डेल्टा है तो ये वाला ही तो फाई बनेगा, ये अगर फाई है तो ये फाई बनेगा, सीधी लाइन जा रही है ना, ये ध्यान से समझो, ये सीधी लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये हो गई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ये फाई है तो ये फाई है, ये डेल्टा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल हमारे पास डेल्टा हो गया। तो आपको दिख रहा है कि फाई की वैल्यू 180 में से घटेगी, तो फाई इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा, तो मतलब 10 से 20। तो यहाँ पर हम जनरली लेके चलते हैं, जनरली डेल्टा लेके चलते हैं 165 डिग्री, याद रखिएगा इसकी वैल्यू, और जनरली फाई की वैल्यू लेके चलते हैं 15 डिग्री। ये मेरी जनरल वैल्यूज होती हैं, इन चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जरा सोचिएगा, अब एक कॉन्सेप्ट और, कि जितना ज्यादा फाई करोगे, जितना कम फाई करोगे उतना अच्छा। जरा ऐसे सोचो कि भाई सिंपल सी बात है, VW1 एंड VW2, जितना ज्यादा VW2 होगा उतना अच्छा, जितना ज्यादा VW2 होगा उतना अच्छा। कैसे चेक करो, केस वन देखो, केस वन में क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ फ्लैट प्लेट लो, अगर पेल्टन व्हील की जगह आप फ्लैट प्लेट लोगे तो उसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कम है, क्यों, उसको जरा सोचो। ये हमारे पास V1 है, यहाँ पर क्या होता है m डॉट, रनर पावर क्या होती है, रनर पावर से समझ लो बस, एफिशिएंसी तो निकल ही जाती है। रनर पावर क्या हो गई, m डॉट V1 माइनस U1, सिंपल डायरेक्टली आ जाता है ऐसे, इनटू में U1, ये हो जाती है मेरी रनर पावर। तो अब जरा सोचो V1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, V1 की वैल्यू तो हमारे पास VW1 है, बात ठीक है, बट U1 की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, U1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर VW1 एंड VW2 के सेंस में लेके चलो इस फॉर्मूले को, VW1 एंड VW2 के सेंस में लेके चलो, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास VR2 आया कुछ ना कुछ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ फाई की वैल्यू आई, ऐसे ही अगर हम फ्लैट प्लेट लेते हैं तो फ्लैट प्लेट में हमारे पास V1 माइनस U1 इंटू U1 का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें जरा सोचिएगा कि जो हमारे पास U1 वेलोसिटी है, जो हमारे पास U1 वेलोसिटी है, और या VW1 प्लस VW2 इंटू U का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें अगर हम बात करें तो VW1 तो हमें क्या मिला V1 के बराबर, VW1 हमें क्या मिला V1 के बराबर। ठीक है, बट जो हमारे पास VW2 है वो वैल्यू हमें क्या मिली, हमें VW2 मिला 0, क्योंकि कहीं पर भी उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं जा रही है। VW2 क्या है हमारा, टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं जा रही है, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ इस चीज को, तो यहाँ VW2 की वैल्यू 0 मिलती है, जबकि VW1 की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं V1 माइनस U1 के बराबर मिलती है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये V1 के बराबर मिलती है, VW1 की वैल्यू V1 के बराबर मिलती है, जबकि VW2 की वैल्यू 0 के बराबर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है उससे हमें ये पता लगता है कि फ्लैट प्लेट लेना फायदेमंद नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो आपने कर्व्ड वेन ली थी, इस कर्व्ड वेन पर अगर इम्पिंजमेंट यहाँ से हो, अगर इम्पिंजमेंट ऐसे हो एक फाई एंगल से, अल्फा एंगल से, तो जरा सोचिएगा कि इसका जो अल्फा एंगल से अगर इम्पिंजमेंट करते हैं, ये बकेट प्लेट ऐसी ना हो कि ऐसी भी हो सकती थी, इसे हम ऐसे ले लेते हैं कि एंगल जो है वो टिल्ट करके, ये जो बकेट प्लेट है उसमें एंगल हम ऐसे ना लेके जाके हम नोजल ऐसे लेके आते है ना किसी एक एंगल से, तब देखो कि यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर VW1 क्या हो जाता, V1 का कोस अल्फा, V1 का कोस अल्फा। इसका मतलब VW1 की वैल्यू V1 से कुछ ना कुछ कम आती, तो हमारे पास जो रनर पावर है वो क्या आती, कम आती। हमारे पास जो रनर पावर है वो क्या आती, यहाँ पर कम आती। रनर पावर हम सीधा इससे निकाल रहे हैं ना, ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ से देखिएगा VW1 की वैल्यू हमारे पास V1 कोस अल्फा, यहाँ पर ये कम आ रही है, समझ रहे हो कि यहाँ पर VW1 की वैल्यू V1 कोस अल्फा मतलब V1 से कम आ रही है। इसका मतलब हम ये चीज नहीं लेंगे, फायदेमंद नहीं है। इससे भी फायदेमंद चीज हो सकती है जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। अभी इसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर V1 की वैल्यू, ये हो गया केस सेकंड, ये हो गया केस सेकंड, कि केस सेकंड में साथ ही क्या है, केस सेकंड में साथ ही क्या है, एक VF1 ऐसे लग रहा है, एक VF2 ऐसे लग रहा है। इसका मतलब एक FY भी लग रहा है। FY का मतलब क्या हुआ,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफ वाई है बेसिकली वर्टिकल प्लेन मत मानना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल में बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है, वाई ऐसे है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो VF2 है, जो VF2 है या VF1 है, उन दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं ऐड हो रही है। इसका मतलब इसमें क्या लग रहा है, इसमें एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ जाता हुआ। तो ये क्या करेगी, रोटर की शाफ्ट को ये बेंड कराने की कोशिश करेगी, रोटर की शाफ्ट को ये बेंड कराने की कोशिश करेगी जब ये Fy ऐसे लग रहा होगा। इसलिए नोजल को हमेशा हमें ऐसे भेजना होता है। अब केस नंबर 2 क्लियर हुआ कि केस नंबर 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर Fy 0 नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर VW1 इज लेस देन, यहाँ पर VW1 इज लेस देन V1, सो यहाँ पर हमें मैक्सिमम रनर पावर नहीं मिल पाती। तो 2 केस समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर कि और कौन सा केस हो सकता है इसमें जो कि हम ले सकते थे बट लेते नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन जनरली आपको ESE के स्टेटमेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे समझिएगा इस चीज को। केस थर्ड आप ये ले सकते थे, केस थर्ड आप ये ले सकते थे। आपने कहा VW1 मेरी V1 से छोटी आ रही थी, तो आपने क्या किया, आपने नोजल को बिल्कुल यहाँ पर रखा और ऐसे यहाँ पर इम्पिंज किया। ये क्या है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने ये चीज बनाई हुई है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मैंने इस चीज को बनाई हुई है तो VW1 बराबर V1 मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये आउटलेट गया तो आउटलेट में हमें कुछ ना कुछ Fy मिलेगा। Fy मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है। अगर हमें Fy हॉरिजॉन्टल प्लेन में अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है तो अभी भी जो हमारे पास अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो ये बकेट्स हैं, ये जो बकेट्स अगर हमने ऐसे इस शेप के बना दिए विदाउट स्प्लिटर, हमने इस शेप के बकेट बना रखे हैं, ठीक है। डबल हेमिस्फेरिकल बकेट नहीं बना के, डबल हेमिस्फेरिकल ब्लेड नहीं बना के हमने एक सिंपल स्फेरिकल ब्लेड बना रखा है या फिर एक इलिप्टिकल ब्लेड बना रखा है। तो इलिप्टिकल अगर सिंपल है, डबल नहीं है, तो यहाँ पर होगा क्या कि एक Fy का कंपोनेंट आएगा। Fy का कंपोनेंट मतलब किधर की ओर, अंदर की ओर। मतलब आपको ये क्रॉस डॉट समझ में आते हो तो Fy जो है वो अंदर की ओर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज पता भी होगा। क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो यहाँ से VW1 बराबर V बना गया, मतलब रनर पावर आप यूज कर सकते हो उतना ही जितना आप इसमें कर रहे थे, जितना आप इसमें कर रहे थे रनर पावर इसमें भी मिल सकती है। शेप आपके लिए ये और ये दोनों ही सिमिलर हैं कैलकुलेशन बेसिस पर, बट इसकी वजह से, इस शेप की वजह से Fy मिलेगा। Fy का मतलब क्या हुआ कि ये शाफ्ट, रनर शाफ्ट को बैंड कराने की कोशिश करेगा। ये जो आपके पास बकेट लगा हुआ है ये रनर शाफ्ट को बैंड कराने की कोशिश करेगा ऐसे, क्योंकि इस पर क्या लगेगा, Fy लगेगा। Fy का मतलब ऐसे फोर्स, ऐसे फोर्स का मतलब हुआ कि ये इस शाफ्ट को क्या करेगा, बैंड कराने की कोशिश करेगा। ये चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो केस थर्ड सही नहीं है, तो फिर कौन सा केस बचेगा, अब बचेगा केस 4। केस 4 में क्या है, केस 4 में ये वाला कॉम्बिनेशन है। केस 4 में ये वाला कॉम्बिनेशन है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ पर VFy का फोर्स आएगा, यहाँ पर VFy का फोर्स आएगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो Fy बराबर हो जाएगा 0, जबकि यहाँ पर Fy इज नॉट इक्वल टू 0। समझिएगा, यहाँ पर Fy इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए केस 4 ही हम लेके चलते हैं। बकेट को हम इसीलिए ऐसा बनाते हैं। उम्मीद है आपको जनरली ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स में आप ढूंढते रह जाओगे बट ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो इस चीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको Fy की वैल्यू 0 है, ठीक है, दिख रहा है Fy 0 है और बकेट हम ऐसा लेकर चलेंगे। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं कि फाई की वैल्यू आप कितनी ज्यादा कर सकते हैं, तो फाई की वैल्यू आप कहेंगे, तुरंत कहेंगे फाई की वैल्यू सर 180 कर दो, ठीक है, सॉरी फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दो, 1 आ जाएगा आंसर। फाई की वैल्यू 0 कर दो, 1 आंसर आ जाएगा। डिफ्लेक्शन की एंगल की वैल्यू क्या है, 180 कर दो, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अगर मैंने इसे 0 कर दिया, फाई की वैल्यू को 0 कर दिया, जरा सोचिएगा प्रैक्टिकली क्या होता है। हाँ, आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, थ्योरेटिकली कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली क्या होगा सोचो जरा। अगर थ्योरेटिकली भी करोगे तो वहां से क्या होगा, वहां से क्या होगा, इस चीज को समझो कि जैसे ही कोस फाई की वैल्यू आप 0 करोगे, तुरंत ही जो हमारे पास वाटर जो आउटलेट हो रहा है, वो जो वाटर आउटलेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन वाटर के फ्लो से टकराएगा। समझो जरा इस चीज को, वाटर ऐसे जा रहा है, बकेट यहां लगा हुआ है, वाटर ऐसे जा रहा है, ऐसे स्प्लिट हो रहा है। अब ये जो ऐसे स्प्लिट हुआ, बकेट बहुत बड़े तो है नहीं, तो ऐसे स्प्लिट हुआ, तो ऐसे स्प्लिट होने के बाद वाटर क्या करेगा, इस रेड मार्कर को देखना, वाटर क्या करेगा, ऐसे वापस आएगा। अगर आपने उसे बिल्कुल 180 डिग्री पर घुमा दिया, यानी कि फाई की वैल्यू 0 कर दी, तो जो वाटर इन हो रहा था और जो वाटर आउट हो रहा है, देख रहे हो दोनों पैरेलली जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फाइनली रियल केस में क्या होगा कि ये जो वाटर आउट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन वाले वाटर को
बीच में से डेविएट करने की कोशिश करेगा, टकराएगा इसके साथ, मतलब डेविएट करेगा। तो जो हम एम डॉट की काम कर रहे हैं, एम डॉट की वैल्यू को लेके चल रहे हैं, मतलब जो हम इम्पिंज करना चाह रहे हैं वाटर को स्टार्टिंग में, वही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर जो वाटर इधर से और इधर से आ रहा था, वो वाटर उसको क्या करेगा, क्योंकि ऑब्वियस आपको पता है वाटर क्या होता है, वाटर स्प्रेड होता है। जैसे जैसे वाटर आगे की तरफ जाता है स्प्रेड होता है, तो ये स्प्रेड होगा, स्प्रेड होगा तो क्या करेगा, जो हमारी मेन लाइन है, जो हमारी मेन लाइन है एफ नोट की, जो हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की मेन लाइन है वाटर की, वो उस पर जाके उसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, उसको खराब करना चाहेगा। तो यहाँ से आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए हम फाई की वैल्यू 15 डिग्री रखते हैं। 15 डिग्री का मतलब क्या होगा कि वाटर इस साइड जा रहा है, वाटर ऐसे निकल के इस साइड आ रहा है, ऐसे आ रहा है इधर, ऐसे आ रहा है इधर। देखिए यहाँ पर ये 5 वाटर ऐसे आएगा ना आउटलेट में, तो ये कभी भी इसको नहीं छेड़ेगा, नहीं तो ये इसको छेड़ के परेशान कर देगा, समझो जरा इस चीज को। यहाँ पर अगर वाटर ऐसे आएगा तो यहाँ से स्प्लिट ऐसे होगा, तो ये जो मेन लाइन आ रही थी उसको छेड़ देगा, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है, ठीक। तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा है कि फाई की वैल्यू हम प्रैक्टिकली 15 डिग्री से कम नहीं रखते हैं जनरली, ठीक है। वैसे मैंने 10 से 20 रेंज बता दिया, बट जनरली 15 डिग्री हम लेके चलते हैं सेफ साइड। क्लियर? तो यहाँ से उम्मीद है आपको डिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, साथ ही बकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, केस थर्ड एक बार निवेश जी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को देखा था, हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में जो ये शेप है, ये शेप अगर मैं यहीं से यहीं तक की बनाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, केस थर्ड में मैंने क्या किया, मैंने शेप में स्प्लिटर ना लगा के मैंने शेप ऐसे बना दी, और जो वाटर की नोजल की इनलेट हो रही है, ये वाला फिगर आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला फिगर किसमें है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये फिगर किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब बकेट इस तरह से है, ये देखिएगा बकेट ऐसे है, और वाटर अब बिल्कुल बीच में टकरा के, स्प्लिटर ना लगा के मैं वाटर को यहाँ पर टकरा रहा हूँ, तो यहाँ पर टकरा रहा हूँ तो वाटर ऐसे जाएगा, ठीक है, वाटर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे हमने इसकी की थी, याद है ना, इनलेट ऐसे जा रहा है, आउटलेट ऐसे आ रहा है, तो इनलेट का फिगर ये हो गया, आउटलेट का फिगर ये हो गया, मतलब कैलकुलेशन तो बिल्कुल ऐसी होंगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। बट इसमें क्या रह जाएगा, अगर ये सिंपल यही फिगर होता पूरी बकेट का, ये फुल बकेट है, अगर मैं कहूँ ये फुल बकेट है, तो फुल बकेट में आपके पास एफ वाई बचा या नहीं बचा, एफ वाई 0 तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एफ वाई आ रहा है, क्योंकि VF2 आ रहा है, VF2 आ रहा है ना, VF1 तो 0 था, VF2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इधर की डायरेक्शन में फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इस बकेट पर ऐसे एक फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर परपेंडिकुलर ये बकेट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, रेड वाला मार्कर शाफ्ट है, ब्लैक वाला बकेट है, तो इस पर क्या हो रहा है, जब हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एफ वाई का एक फोर्स लगाएगा VF2, ठीक है। तो वो ऐसे लगाएगा, इसका मतलब बकेट जो शाफ्ट है वो कैसे टिल्ट होना चाहेगा, ऐसे, शाफ्ट क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो शाफ्ट बैंड हो जाएगा इस तरह से। तो यही चीज है जो कि इसमें ड्रॉबैक दिखाती है। नहीं तो हम केस 3 को थ्योरेटिकल ले सकते हैं, बट थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि F/0 तो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ केस थर्ड क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, गुड निवेश जी। चलिए फिर आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से आज उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको कि जो पेल्टन टर्बाइंस होती हैं वो रियल में क्या होती हैं, ठीक है, वो रियल में क्या होती हैं, उनके साथ हो क्या रहा होता है। वो ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लैट प्लेट ही लगा दी, उसे ही पेल्टन व्हील बोल दिया ना, ठीक है। बकेट्स होती हैं, बकेट्स में कितना एंगल लेके चलना पड़ता है हमें, वो चीजें अच्छे से देखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं है आर्बिट्ररी कुछ भी बना दो, बकेट बना दिया जी हो गया काम, ठीक है। पावर तो हमें चाहिए ही नहीं, पावर चाहिए भाई, तभी तो हम ये चीजें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी एक एक बारीकी को समझो, तो हमने यहाँ पर इसकी एक एक बारीकी को समझा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम क्वेश्चंस इस पर डिस्कस कर लेंगे, पेल्टन व्हील पर कल हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। पहले इफिशिएंसी की बात करके, पहले इफिशिएंसी कर लेंगे, टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले हम टाइप ऑफ इफिशिएंसी देखेंगे, देन क्वेश्चंस, ठीक है। पहले हम टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी, कल जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ इफिशिएंसी की, ठीक है, अलग अलग इफिशिएंसी के टाइप क्या होते हैं, और साथ ही बात करेंगे हम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ये हमारे कल के टॉपिक होंगे, ठीक है, ठीक। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये जो पेल्टन टरबाइन था इसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है,
क्लियर हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। इसको इस तरह से मत लेके चलो कि नहीं लाइव नहीं, हम वैसे ही देख लेंगे, नहीं, ये गलती है। लाइव देखो, जितना हो सके क्वेश्चंस पूछो, जितना हो सके क्वेश्चंस पूछो, लाइव देखो, ठीक है। शेयर करो अच्छे से, ठीक है। लाइव देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।